जॉन्ग बाहर से एक एवरेज 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जैसा ही दिखता है, एक एवरेज हाई स्कूल में पढ़ने वाला, लेकिन किसी को पता नहीं कि वह पहले से ही अकेले डंजन्स को सोलो क्लियर कर लेता है, जबकि टॉप स्कूल्स के रिच और टैलेंटेड स्टूडेंट्स अभी भी अपनी फर्स्ट डंजन एंट्री के लिए सिर्फ तैयारी और ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। ये सब इलीगल और डेंजरस है, लेकिन वह यह सब अपने इल फादर के बिल्स भरने के लिए करता है, जो कभी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे और बचपन से उसे ट्रेन करते थे। लेकिन अब वह इस क्रूल दुनिया में एक रिटायर्ड और कमजोर इंसान बन चुके हैं। पूरा एपोकलिप्स और सोलो लेवलिंग वाला दौर उस दिन शुरू हुआ जब आसमान पोर्टल से भर गया, जिससे मॉन्स्टर्स ऐसे बाहर आने लगे जैसे उन्हें अर्थ पर वीआईपी एक्सेस मिला हो। बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि इसका संबंध किसी दूसरी वर्ल्ड से है, जो ब्रह्मांड में कहीं थी। वह वर्ल्ड अर्थ जैसी ही थी, लेकिन ब्लोन अप हो चुकी थी। उस प्लैनेट के बचे हुए हिस्से अर्थ की ओर गिरते हुए आए और सीधे टकरा गए, जिससे हर इंसान पूरी तरह स्टन्ड रह गया। लेकिन इतना ही नहीं, उस दूसरी वर्ल्ड के पीसेस अर्थ से फ्यूज होने लगे। जमीन फटकर एक जायंट ट्री उग आया, जो किसी भी बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा था। इसे एडहीजन फिनोमेनन की शुरुआत कहा गया। उसी पल से दुनिया केओस में गिर गई, क्योंकि टेरिफाइंग क्रीचर्स इंसानों का शिकार करने लगे। अर्थ की लगभग 70% सतह पूरी तरह नष्ट हो गई और मॉन्स्टर्स से भर गई। वे जगह मैसिव डेंजर जोन्स बन गईं, जहां मॉन्स्टर्स किसी को नहीं छोड़ते थे। ऐसा लगा कि इंसानों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। कन्वेंशनल वेपन्स भी उन अदरवर्ल्डली मॉन्स्टर्स पर असर नहीं कर रहे थे। लेकिन जल्द ही इंसानों को अननेचुरल पावर्स मिलने लगीं। नई स्किल्स और मिथिक स्ट्रेंथ के साथ इंसानों की बारी आई लड़ने की। उन्होंने मॉन्स्टर्स को वापस पोर्टल्स के अंदर धकेल दिया। समय के साथ ये अजीब ब्रीचेस दुनिया भर में डंजन्स कहलाने लगे, और जिन इंसानों को पावर्स मिली वे एडवेंचरर्स कहलाए। कई स्कूल्स और एकेडमीज बनाए गए ताकि अवेकेंड बच्चों को ट्रेन किया जा सके। उनमें सबसे बेहतरीन फैसिलिटी रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एडोलेसेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी है। पिछले 25 सालों से यह जगह टॉप टियर एडवेंचरर्स तैयार कर रही है, और यह जगह है वर्ल्ड रिनाउंड सोल्जर हाई स्कूल। नॉर्मीज भी इस स्कूल की बात करते नहीं थकते, क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज्ड फ्रीक्स भरे पड़े हैं जो डंजन डाइव्स को नॉर्मल टेस्ट्स की तरह लेते हैं। ऊपर से ये स्टूडेंट्स मरने से भी नहीं डरते, और उन्हें उन डेंजरस जोन्स में ऑफिशियली एंट्री मिलती है। उनकी कॉन्फिडेंस इतनी इंसेन है कि इसी वजह से इतने लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। तभी दो लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियों का ग्रुप और स्टूडेंट्स का भीड़ किसी इंसेनली गुड लुकिंग लड़के को देखने के लिए जमा हो रहा है। एक नजर में ही कोई भी समझ सकता है कि यह लड़का अनरियल है, और मिक्स्ड एल्फ होना उसकी मिस्ट्री को और बढ़ा देता है। उनमें से एक लड़का शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वह किस तरह के बीइंग को देख रहा है। तभी नर्डी लड़का बताता है कि वह लड़का टीवी पर भी काफी फेमस है, और यह अजीब है कि दूसरे को उसके बारे में पता नहीं। पता चलता है कि यह लड़का डैव जॉय है, एक फेमस एडवेंचरर और एक एल्वन मदर का बेटा। लोग उसे जीनियस मानते हैं और सोचते हैं कि वह ग्रेजुएशन तक आसानी से टॉप 10 रैंक्स में आ जाएगा। सिर्फ 17 साल की उम्र में डायव सोल्जर हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और 14 बार डंजन में एंट्री की कोशिश कर चुका है। फिर भी उसका दोस्त समझ नहीं पाता कि इतनी हाइप किस बात की है, क्योंकि डायव कोई आइडल या सेलिब्रिटी नहीं है। बातचीत के दौरान नर्डी बच्चा जारोंग से पूछता है कि क्या वह आज काम कर रहा है। वह ली युंजी के ग्रुप के करोकी प्लेस जाने की बात करता है, लेकिन फोन में खोया जाऊंग ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कह देता है कि वे लोग उसके बिना ही मजे कर लें। नॉर्मीज उसे एग्जाम के बाद हैंग आउट के लिए बुलाते हैं, लेकिन यह बिजी लड़का फिर मना कर देता है और अगले हफ्ते मिलने का वादा करके निकल जाता है। बाद में लोग सोचते हैं कि जाऊंग इतना सब क्यों कर रहा है। पता चलता है कि उसके घर में एक सिक पेरेंट है और मेडिकल बिल्स रुकते नहीं, इसलिए जब मन न भी हो काम उसे फिर भी खींच कर ले जाता है। उधर दियोफ पापराजी से घिरा होता है और तभी वह जारियों को बाहर निकलते देख लेता है। उसके गार्ड्स में से एक धीरे से पूछता है कि बॉस को उस लड़के से कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन डियोफ उसे मना कर देता है और कहता है कि वह बस इमेजिनिंग कर रहा है। जाऊंग मूड में न होते हुए भी खुद को खींचता हुआ एक पुराने अबैंडन्ड स्टेशन पहुंचता है, जहां ब्रोकर IMJ वान उसे एक नए क्लाइंट से मिलवाता है। लेकिन क्लाइंट उसे देखते ही भड़क जाता है और जवान पर चिल्लाने लगता है कि उसने जॉब के लिए अपना बेस्ट पर्सन क्यों नहीं भेजा। कामली बट फर्मली J1 उसे बताता है कि जरोंग ही सबसे अच्छा है। फिर भी क्लाइंट मानने को तैयार नहीं और साफ बोल देता है कि उसे स्कैम नहीं चाहिए। वो कहता है कि उसे सिर्फ टॉप टियर टैलेंट चाहिए और उसकी नजर में जरोंग वैसा नहीं है। ये बॉल्ड लाउड माउथ्ड क्लाइंट किसी और को मांगता है, वरना अंजाम भुगतने की धमकी देता है। अचानक जरोंग उस बड़े आदमी से पूछता है जो बॉल्डी के पास खड़ा है कि क्या वो एडवेंचरर है, क्योंकि सच कहें तो उसे उस आदमी पर तरस आने लगा है। वो आदमी उसे स्टूपिड कह देता है कि वो बॉल्डी को डिफेंड कर रहा है, बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं। तभी बिग शॉट बोलता है कि एक टूटा हुआ आर्म या लेग इस ब्रैट को सबक सिखाने के लिए काफी होगा। वो आदमी है ली पिलगू, एक फॉर्मर सिल्वर रैंक एडवेंचरर जिसने कम से कम 81 बार डंजन से वापसी की है।
ब्रोकर तुरंत जेरोंग को नीज पर आने की सलाह देता है, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए। लेकिन जेरोंग पावर अप होकर कहता है कि उसे भीख मांगना नहीं आता। यही है यू जेरोंग, दोंगनहाई का फर्स्ट डंजन स्मगलर, जिसने 361 बार इलीगली डंजन से रिटर्न किया है। दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में डंजन स्मगलिंग सबसे ऊपर है। ये सब तब शुरू होता है जब एडवेंचरर्स डंजन में एंट्री से पहले की गई ओथ को तोड़ देते हैं। मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के बाद वो हिडन ट्रेजर्स खोजने जाते हैं। ट्रेजर मिलने पर एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, तब इंस्पेक्टर्स चेकिंग के लिए खड़े होते हैं। कारण साफ है, ये ट्रेजर्स अक्सर मैसिव पावर रखते हैं। अगर एक भी बिना चेक हुए निकल गया तो गलत हाथों में जाकर अनइमेजिनेबल केओस मचा सकता है। इसी वजह से एडवेंचरर्स एसोसिएशन हमेशा आइटम्स की पहले जांच और रजिस्ट्रेशन करती है, फिर उनकी वैल्यू के अनुसार टैक्स लगाकर भेजती है। यही पार्ट एडवेंचरर्स को सबसे ज्यादा चुभता है। कुछ लोग रूल्स तोड़कर इलीगल तरीके निकाल लेते हैं और एडवेंचरर्स को टैक्स बचाने के लिए स्मगल करने पर उकसाते हैं। अगर ये पॉकेट ट्रेजर्स पकड़ में ना आए तो सोसाइटी को भारी नुकसान होता है। इसलिए एसोसिएशन लोगों को ऐसे शेडी लोगों की शिकायत करने की सलाह देती है। जैसे ही एम जान सिगरेट जलाता है, बल्डी उसे घूरने लगता है। नाराज की ब्रोकर दो एडवेंचरर्स को हाइड आउट के अंदर लड़ने दे रहा है। बल्डी बताता है कि पिल्गू को इंजरीज की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि टीममेट्स को असॉल्ट करने की वजह से। वो किसी को भी चोक कर सकता था जो उसके खिलाफ खड़ा हो। बल्डी ब्रोकर को वार्न करता है कि इस गोरिल्ला से उम्मीद मत रखना कि वो किड पर रहम खाएगा, वरना बाद में उसकी लाश उठानी पड़ेगी। बॉडी स्ट्रेच करते हुए जेरोंग को पिल्गू के टीममेट्स को पीटने की हॉबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैजुअली पूछ लेता है कि क्या ये आदमी क्रिमिनल भी है, जबकि उसे पता है कि वो ऐसे सवाल पूछने की पोजीशन में नहीं है। पिल्गू सिनिस्टर ग्रिन के साथ बताता है कि उसका टीममेट उसे धीमा कर रहा था तो उसने उस कचरे को हटा दिया। एक पल के लिए जेरोंग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। फिर उसे लगता है कि पिल्गू खुद को ही ट्रैश कह रहा है और ब्रोकर हंसी रोक नहीं पाता। जेरोंग सोचता है कि शायद पिल्गू का यही ट्रैशी एटीट्यूड उसे अपनी लाइसेंस फेंकने पर मजबूर कर गया होगा। अचानक पिल्गू गुस्से में उसका चेहरा पंच से कुचलने ही वाला होता है, लेकिन जेरोंग बिना पसीना बहाए डॉज कर लेता है और कहता है कि बिना वार्निंग अटैक करना काफी रूड है। इससे पिल्गू का गुस्सा आसमान छूने लगता है। जैसे ही वो गोरिल्ला उसकी ओर चार्ज करता है, जेरोंग तय करता है अब पेबैक टाइम है और उसके चेहरे पर एक रॉक सॉलिड किक जड़ देता है। बल्डी की आंखें फटी रह जाती हैं कि उसका गार्ड एक बच्चे से पिट रहा है। ब्रोकर चेहरे पर सिनिस्टर ग्रिन के साथ बाल्डी को याद दिलाता है कि उसने कहा था वो अपना बेस्ट आदमी लाया है और वो है जेरोंग। पिल्गू अभी भी उस किक के शौक से बाहर नहीं निकला। जेरोंग को सच में उम्मीद थी कि ये बिग शॉट ज्यादा टफ होगा, पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है। ये ट्रैश ये नहीं जानता था कि स्मगलिंग टीन को नजरअंदाज कर वो बड़ी गलती कर रहा है। जेरोंग की खासियत सिर्फ गट्स नहीं बल्कि इंसेन रिफ्लेक्सेस और रॉ किकिंग पावर है। पिल्गू अब समझ चुका है कि ये ब्रैड प्रो टेरिटरी में घुस रहा है। ब्रोकर स्मर्क के साथ देख रहा है कि बिग गाय को जीत की जीरो उम्मीद दिखने लगी है। बॉल्डी फिर भी कूल बनने की कोशिश करता है, कहता है कि किड टॉप नॉच हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक किक था। बॉल्डी जैसे ही पिल्गू की कहानी बताने लगता है, ब्रोकर समझ जाता है कि वो टैंक था। बॉल्डी ब्रोकर की शार्प नजर देखकर चौंक जाता है। इस बीच पिल्गू फिर से तैयार है ब्रैड को सबक सिखाने के लिए। बोलता है कि कोई चीप ट्रिक ये साबित नहीं करती कि जारोंग स्मगलर्स कम से ज्यादा कुछ है। तभी वो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पावर सर्ज छोड़ता है। एडहीजन फिनोमेनन के बाद लोगों ने ऐसी एबिलिटीज अवेकन करनी शुरू की जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से आगे निकल गईं। हर किसी के अंदर अलग बिल्ड्स और यूनिक टैलेंट सामने आए और लेटेंट एबिलिटीज की डिस्कवरी हुई। एडवेंचरर्स फिर अपनी अवेकन्ड स्किल्स के आधार पर ट्रेनिंग लेने लगे और उन्हें रोल्स दिए गए, जैसे टैंक। पिल्गू बल्क अप, आयरन स्किन और जायंट स्ट्रेंथ दिखाता है। जारोंग प्रिटेंड करता है जैसे वो उसकी पावर बर्स्ट से बहुत प्रभावित हो गया हो। टैंक की रोल होती है स्क्वाड को डंजन्स के खतरे से बचाना। वो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, मॉन्स्टर्स के सामने खड़े होकर पूरी टीम को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका बॉडी इतना ट्रेन्ड और टफ होता है कि नॉर्मल वेपन्स की बुलेट्स भी उन्हें नहीं रोक पाती। वॉर के समय टॉप टियर टैंक्स मिसाइल्स के फायर पावर तक झेल लेते हैं, जैसे वो चलते फिरते बैरियर हों। जारोंग सच में सरप्राइज्ड है कि असली एडवेंचरर कैसा दिखता है। जैसे ही पिल्गू उसे क्रश करने आता है, किड फिर से डॉज कर लेता है। बॉल्डी शॉक में खड़ा रह जाता है। ब्रोकर आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है, नहीं तो वो गिर पड़ता। दोनों को फिर से लड़ने के लिए तैयार देखते हुए ब्रोकर सोचता है कि क्या ये दोनों किसी और की जमीन पर मैस बनाना चाहते हैं। इस बीच जारोंग पिल्गू की ओर देखता है, साफ बताता हुआ कि अब असली फाइट शुरू है। पहले ही वो पिल्गू की सॉलिड पंच डॉज कर लेता है, जो दीवार में छेद कर देता है। गोरिल्ला पूछता है कि अब चीप ट्रिक्स क्यों नहीं चला रहा। जारोंग कामली कहता है कि वो इतना बेवकूफ
बेवकूफ नहीं कि ऑब्वियस ट्रैप में फंसे। ब्रोकर पिल्गू की स्ट्रेंथ एनालाइज करता है, गेस करता है कि उसका पंच एक डिसेंट साइज ट्रक के इम्पैक्ट जैसा है, एक हिट और हड्डियां पाउडर। तभी ब्रोकर जारोंग को चिल्लाकर कहता है कि इसे जल्दी खत्म कर दे वरना डैमेज का पैसा कट जाएगा। गोरिल्ला फिर कहता है कि चीप ट्रिक्स उस पर काम नहीं करेंगी, लेकिन जारोंग मेटल रॉड पकड़कर दिखा देता है कि वो गलत है। उसकी ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड पिल्गू का दिमाग घुमा देता है। अब वो फुल स्पीड में जारोंग पर चार्ज करता है, इसे खत्म करने के लिए तैयार। टैंक्स आम लोगों को इनविंसिबल लगते हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस होती है, एक सिंगल पॉइंट डिस्ट्रक्टिव अटैक। डैमेज डीलर्स आसानी से ऐसी डिफेंस तोड़ देते हैं। जैसे ही पिल्गू लपकता है, जारोंग मेटल रॉड लेकर उसे खत्म करने के लिए तैयार खड़ा है। एक क्लीन स्ट्राइक और गोरिल्ला खून उगल रहा है। बाल्डी बेहोशी की हालत में है, जबकि ब्रोकर स्मर्क करता है जैसे उसने पहले ही सब जान लिया हो। खून से भरा पिल्गू गुर्राकर पूछता है कि जारोंग ने ये स्विंग कहाँ सीखा। जारोंग बस श्रग करता है और कहता है कि वो गलत फहमी में है, हालांकि उसे लगता है कि उसने ये मूव पहले देखा होगा, शायद अपने डैड से। एडवेंचरर्स आमतौर पर 4 बेसिक रैंक्स में बांटे जाते हैं: जेमस्टोन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्लास। हर रैंक डंजन एक्सेस और टैक्स बेनिफिट्स जैसे पर्क्स देती है, लेकिन टॉप 100 एडवेंचरर्स यानी रैंकर्स इस सिस्टम से ऊपर होते हैं और उन्हें स्पेशल कलर रैंक्स दिए जाते हैं। बीते पलों की गलियों में उतरते हुए छोटा जारोंग हमेशा अपने पिता को सबसे महान एडवेंचरर मानता था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसके पिता थे। वह चुपके से खेतों में अपने बल्कि बूढ़े पिता की ट्रेनिंग देखता था। उसके पिता का नाम यांग था, फर्स्ट जनरेशन हीरोज में से एक, जिन्हें दुनिया के सबसे पहले एडवेंचरर्स कहा जाता था। जिन लोगों ने उन दिनों की ट्रेजेडीज नहीं देखी, उनके लिए फर्स्ट जनरेशन का इतिहास किसी लेजेंडरी टेल जैसा लगता है। अचानक होने वाली लड़ाइयों में वे पहले एडवेंचरर्स एक के बाद एक भारी नुकसान झेलते गए, और जारंग के पिता ने वह सब अपनी आंखों से देखा था। उनके लिए वो वक्त किसी जिंदा नर्क से कम नहीं था। ऊपर से उन्हें इंटेल की बेहद जरूरत थी, लेकिन केओस से निपटने के लिए उनके पास पक्की जानकारी लगभग नहीं थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि डंजन्स असल में कितने केपेबल हैं, या उनके अंदर किस तरह के मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। जब उन अर्ली हीरोज ने पहली बार कदम रखा तो उन्हें गाकामलोथ जैसे जीवों से लड़ना पड़ा। आज की दुनिया में भले वे मॉन्स्टर्स आसान लगें, मगर तब बिना तैयारी वाली फर्स्ट जनरेशन के लिए वे डरावनी और अननोन आपदाएं थीं। उन दिनों यूसांग ने सिर्फ अपने मेटल रॉड के सहारे जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। उस समय स्किल्स जैसी कोई चीज नहीं थी, न फ्लैशी पावर्स, न स्पेशल एबिलिटीज, बस हिम्मत और ग्रिट। लड़ाई का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि रॉड में मौजूद टाइटेनियम, जिसकी इरोजन रेजिस्टेंस पहले ही कम थी, पिघलने लगा। उन दिनों कॉमन आइटम्स भी सच में अनकॉमन थे। दांत भींचकर और शीयर डिटर्मिनेशन के साथ यांग उस बीस्ट का अकेले सामना करता रहा, मेटल रॉड को कसकर पकड़े हुए। उन दयनीय हालातों में उसने पूरी ताकत से वार किया और आखिरी हमला मॉन्स्टर को ढेर कर गया। फर्स्ट जनरेशन एडवेंचरर्स लगातार ट्रायल्स और एरर से गुजरे, हर बार जान दांव पर लगाकर। एक दिन जब रीइंफोर्समेंट आखिरकार टनल से पहुंची तो वे श्यांग को मॉन्स्टर को गिराकर शांत बैठे देखकर दंग रह गए। उन शुरुआती लड़ाइयों के सर्वाइवर्स ने अपना अनुभव और उपलब्धियां अगली पीढ़ी को सौंप दी और हीरोज कहलाए। जारंग के पिता बाद में ड्रैगन स्लेयर योंग के नाम से मशहूर हुए, जब उन्होंने एक ड्रैगन को हराकर मार डाला। जिस दिन उन्होंने उस बीस्ट को गिराया, दुनिया दंग रह गई और वे एशिया के टॉप रैंकिंग एडवेंचरर बन गए। जाओंग अपने पिता को गहरी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से देखता था, ट्रेनिंग के वक्त एक्साइटमेंट के साथ। उसके लिए उसके पिता इनविंसिबल थे, तब तक जब तक एक दिन उन्होंने खून नहीं उगला। वजह थी जहर। यह देखकर जारोंग का दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक्सप्लोरेशन के दौरान युआंग एक घातक पॉइजन के संपर्क में आए थे। हर बार की तरह वे उसे सहने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वे अक्सर खून उलटने लगे। लगातार ओवरवर्क और नरक जैसी मेहनत का असर आखिरकार सामने आ गया। दशकों तक ऐसे जीने के बाद उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। जिन साथियों पर उन्होंने जान देकर भरोसा किया था, उन्होंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसकी कमाई और उपलब्धियां चुरा लीं। वह बिट्रेयल इतना जहरीला था कि उनका मानसिक संतुलन भी टूट गया। लंबे समय तक वे मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर पीड़ित रहे। कई साल बाद जब उनका बेटा जाओंग स्कूल के बाद मिलने आया, तब दुनिया पहले ही ड्रैगन स्लेयर यांग को भूल चुकी थी। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, न कोई हीरोइक प्रेजेंस बची थी और न ही ताकत। लाइलाज जहर और सब कुछ खो देने के बाद उनकी जिंदगी भारी बोझ बन चुकी। वे अब वह हीरो नहीं रहे थे, सिर्फ एक भूला हुआ एडवेंचरर बचे थे। उस मेमोरी फ्लैश ने जारंग के दिल में चोट दी और उसने मेटल रॉड छोड़ते हुए पीछे मुड़कर
कर चला गया, जबकि पिल्गू अब भी बेहोश पड़ा था। बाल्डी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि पिल्गू एक बच्चे से हार गया। ब्रोकर को इससे फर्क नहीं पड़ा, उसे तो वैसे भी नहीं लगता था कि पिल्गू कोई बड़ा उस्ताद है। बाहर निकलते हुए जरोंग बड़बड़ाया कि अपने ही टीममेट को पीटकर शेख ही बघाड़ना कमजोरी की निशानी है, और यही 2 वजहों में से एक है कि अच्छे एडवेंचरर्स पेशा छोड़ देते हैं। बाल्डी से वह 2 वजहें साफ कहता है, या तो शरीर ग्राइंड सह नहीं पाता या फिर किसी एक्सपीडिशन में मौत हो जाती है। वह बाद में वह बाल्डी से यह भी कहता है कि अगर उसे मिनिमम वेज से ज्यादा मिल रहा है तो उसे तुरंत निकाल दो, क्योंकि कोई भी थोड़ी देर के लिए टफ एक्ट कर सकता है। ब्रोकर तुरंत बिजनेस मोड में आता है और बताता है कि जॉब का पे अब डबल हो गया है। बाल्डी गुस्सा करता है, लेकिन ब्रोकर उसे उसकी औकात याद दिला देता है। लड़ाई उसने ही शुरू कराई थी, वे लोग चैरिटी नहीं चलाते। समझकर कि वह बहस नहीं कर सकता, बाल्डी चुपचाप ऑर्डर पर साइन कर देता है। बाद में जोंग आराम से पानी पी रहा होता है जब ब्रोकर अचानक पूछता है कि उसने इंपीरियल वॉस्प के बारे में सुना है या नहीं। जोंग डर के मारे पानी थूक देता है और पूछता है, क्या सच में उन्हें उस चीज से भिड़ना है? इंपीरियल वॉस्प दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स में से एक है। उसने यूडो में अपना नेस्ट बनाया, जो बाद में कोरिया के डीमन रेल्म में बदल गया। टॉप रैंकिंग एडवेंचरर्स तक एक अकेली वॉस्प से लड़ने में पसीने छोड़ देते हैं। J1 को लगता है ये मिशन एक स्मगलर लेवल बच्चे के बस का नहीं, खासकर जब वे चीजें खुली उड़ती फिरती हैं। मगर एक व्हाइट रैंक एडवेंचरर के लिए बात अलग हो सकती है। बाल्डी बताता है कि कल एक बड़ा रेड हुआ था, लेकिन जनता को कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट आर्मी और 7 व्हाइट रैंक एडवेंचरर्स ने मिलकर एक एलीट अटैक स्क्वाड बनाई थी, जिन पुष्टि करता है कि वे 7 कोरिया के सबसे बड़े स्टार्स हैं। सिर्फ 2 का आना ही मीडिया को पागल करने के लिए काफी है। स्क्वाड अपना मेन मिशन तो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन क्वीन बी को मार दिया गया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्हीं 7 में से किसी ने इंपीरियल वॉस्प का रॉयल जेली चुरा लिया और अपने ही सबॉर्डिनेट से उसे स्मगल भी करवा दिया। ब्रोकर बताता है कि वह जेली न्यूबॉर्न क्वीन को खिलाई जाती है और बेहद शक्तिशाली होती है, लेकिन उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि एक व्हाइट रैंक एडवेंचरर इतनी नीचे गिरकर स्मगलिंग क्यों करेगा। रॉयल जेली दुनिया में कुछ ही बार मिली है, और सबसे डरावनी बात, अगर कोई इंसान उसे खा ले तो लिटरल मौत से वापस लौट सकता है। यह खबर जरोंग के दिल पर सबसे ज्यादा लगी। साथ ही ब्रोकर बताता है कि एडवेंचरर कैटेगरीज में से एक जेमस्टोन है। यह एक टेम्पररी लाइसेंस है जिससे किसी भी लेवल का डंजन एंटर किया जा सकता है। सरकार और एसोसिएशन दावा करते हैं कि डंजन पाथवेज बेहद सख्ती से मॉनिटर किए जाते हैं, लेकिन J1 जानता है कि यह सब झूठ है। एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर वह माना चैनल करता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। वह जोंग को चेतावनी देता है कि क्लमजी मत बनना वरना जान जा सकती है। ब्रैट अपनी ब्लैक मास्क पहनता है और ब्रोकर उसके चेहरे पर स्मोक उड़ाता जाता है। जारोंग उसे रोकने को कहता है। जॉन उसे जोन आउट होते पकड़कर वापस खींचता है। जारोंग रॉयल जेली के बारे में बेकार सोचने से खुद को रोकता है, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। उसे भीतर से पता है कि चाहे दुनिया की बेस्ट एंटीडोट भी मिल जाए, वह उसके पिता को नहीं बचा पाएगी। अगर ऐसा कुछ सच में मौजूद होता तो उसके पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। तभी दरवाजा क्रैक होकर खुलता है और तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। अंदर कदम रखते ही वह चारों ओर नजर डालता है। एडहीजन फिनोमिनन के बाद डंजन्स दुनिया भर में उभरने लगे। कोरिया में 2 सबसे कुख्यात हैं। पहला जोजूडो में, जहां डंजन वॉल्केनिक माउंटेन रेंज के साथ मर्ज हुआ। दूसरा यूइडो में, जो कभी सोल का दिल था, अब फॉर्मर बोरोमी कहलाता है, एक D रैंक डंजन जो ईगर जंगल के साथ फ्यूज हो चुका है। यूइडो के सेंटर से डंजन फैलता गया और पास के डिस्ट्रिक्ट्स मापो, योंगन और योंगडोंगो को निगल गया। आज भी उस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है और अनगिनत एडवेंचरर्स उसकी गुप्तियों को खोजते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एक सबॉर्डिनेट किसी तरह वीडो से बोरामी डी पहुंचा, लेकिन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते ही उसका पूरा कांटेक्ट कट गया। जोंग सोचता है कि वो बंदा शायद प्राइज लेकर भाग गया, पर ज्यादा संभावना है कि रास्ते में घायल हुआ या किसी मुसीबत में फंस गया। जोविन ने भी बताया था कि उसका लैकी बाहर निकलने की कोशिश में अलग अलग मुसीबतों में उलझ गया था। खैर, ब्रोकर जारोंग को उसका मिशन देता है। अगर उसे वो आइटम मिले जो उस बंदे के पास था तो उसे वापस लेना है। बेसिकली वो चाहता है कि ये ब्रैट फोकस रखे और डिस्ट्रैक्ट ना हो। जोंग जाइवन को स्मर्क देकर पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है वो भाग जाएगा। ब्रोकर को नहीं लगता कि लड़का इतना बेवकूफ है, फिर भी वो चाहता है कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। वो ये भी याद दिलाता है कि स्काई वॉस्प की रॉयल जेली बेहद कीमती होती है। इसके साथ ही प्रो स्मगलर अपनी एडवेंचर में कूद जाता है, जुआन की अंतिम वार्निंग सुनते हुए कि इस चीज के लिए सिर्फ इंसान ही जान नहीं जोखिम में डालते। जमीन पर गिरते हुए वो उम्मीद करता है कि जंगल की हवा में उसकी गंध भी होगी, पर तभी उसे जमीन पर दबे हुए बेहद बड़े फुटप्रिंट्स दिखते हैं। अब उसे एक बात साफ समझ आ जाती है, ये सेंट कई तरह की चीजों को आकर्षित करेगी। वहीं जंगल के अंदर एक लड़की तेजी से भाग रही है, हाँफ रही है, छिपने की कोशिश कर रही है। ये लड़की है जिन सराम, वॉरियर हाई की फर्स्ट ईयर छात्रा, जो अपने जीवन के सबसे स्ट्रेसफुल हालात से गुजर रही है। जो सपोज टू बी सिंपल मिड टर्म डंजन ट्रिप था, वो पूरी तरह
तरह बिगड़ चुका है। किस्मत के कुछ और ही प्लान थे, क्योंकि अब वो एक डरावनी जायंट अनोमली से भाग रही है जो बेहद करीब है। उसे कभी ऐसे मॉन्स्टर से नहीं टकराना चाहिए था, फिर भी वो अपनी किस्मत से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके आसपास की हवा भी अजीब लग रही है। टेस्ट बेसिक होना था, दिए गए समय में डंजन में पड़े कॉइन्स इकट्ठा करना। ये लो रैंक डंजन की तरह था और इसे बिगिनर ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता था। फिर भी उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया जब ये फ्रीक टाइटन अचानक सामने आ गया। ये जगह वीक और लो इंटेलिजेंस मॉन्स्टर्स से भरी होनी चाहिए थी, पर टाइटन की आंखों से मिलते ही मानो उसकी जान निकल गई। मॉन्स्टर सीधे उस पर दौड़ा, उसे कुचलने के इरादे से। साराम समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। अब उसके पास बस थोड़ी सी उम्मीद या कोई चमत्कार था। मजबूर होकर उसने अपना बो उठाया और लड़ने की तैयारी की। टाइटन एप जुवेनाइल था, लेकिन 3 स्टार डंजन लेवल का। वो बस घूरता और गुर्राता रहा। साराम हवा में कूदी और कई तीर चलाए, पर उसने उन्हें ऐसे रोक लिया जैसे कुछ था ही नहीं। डर बढ़ता जा रहा था। टाइटन ने जमीन पर मुक्का मारा, पर साराम समय पर बच गई। वो फिर से तीर चलाती है, जानते हुए कि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति एप की मोटी चमड़ी को चीर ही नहीं सकती। ऊपर से ये फ्रीक ब्लॉक करने की भी कोशिश नहीं करता, सीधे खा जाता है। फिर भी वो उम्मीद करती है कि कभी न कभी वो गार्ड नीचे करेगा। पास जाकर वो फायरी बूस्ट एक्टिव करती है। सीरम एक मैजिक रेंजर है जो अपने एरो टिप्स में मैजिक भर सकती है। अब वो फ्लेम बॉम्बार्डमेंट एक्टिव करती है जो लगभग अनलिमिटेड मैजिक खींचता है। ये उसका लास्ट रिजॉर्ट था, 3 स्टार मॉन्स्टर को गिराने जितनी शक्ति। लेकिन शर्त ये थी कि शॉट लगना चाहिए, और अगर एप उसका हर अटैक पढ़ लेता है तो सब बेकार है। वो हैरान है कि ये क्रीप उसके वारों को कैसे देख लेता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, बस भागना। तभी जब टाइटन पूरी स्पीड से उसकी तरफ कूदता है, जेरोंग अचानक इस मेस में ऊपर से गिरता है। ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर्स को अभी अभी लो रैंक डंजन्स की अनुमति मिली है। सीरम अवाक रह जाती है जब कोई आदमी अचानक आता है और अपने मेटल रॉड से टाइटन के ठोड़ी पर वार करता है। फ्रीक गिर जाता है। जेरोंग पेड़ की शाखा पर बैठा चिल कर रहा है, पर उसे पता है कि ये काफी नहीं था। टाइटन दोबारा चार्ज करता है और जाओंग अपने गियर से एक रहस्यमयी टूल लौट कर डाइव लगाता है। सैम दिमाग हिला हुआ देखती रह जाती है कि ये पागल सीधे फ्रंटल असॉल्ट कर रहा है। टाइटन पूरी ताकत से उसे खत्म करने वाला है। सीरम को पूरा यकीन है कि ये लड़का मरने वाला है। तभी जेरोंग सीम से कहता है, आंखें बंद करो। दोनों टकराने ही वाले थे कि उसकी गन चमकती है। एक बिजली का विस्फोट टाइटन के पूरे शरीर को जड़ कर देता है। जांग जमीन पर उतरता है और रोता है कि उसकी बोतल ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि स्टनिंग टॉर्च पूरा खर्च हो गया। स्टनिंग टॉर्च डीप सी डंजन में रहने वाली फ्लिकरिंग फिश की स्केल्स से बनती है और अपने क्रेजी पैरालिसिस इफेक्ट के लिए जानी जाती है। ये कभी एडवेंचरर्स का पसंदीदा टूल था, लेकिन मिसयूज की वजह से कई लोग अपनी एबिलिटीज खो बैठते थे। अब ये टोटल बैन है। सारम बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे डांटता है कि अपनी जान की जिम्मेदारी खुद ले। वो जानता है कि अगर डंजन में कोई ध्यान न दे तो कोई मदद नहीं करता। एडवेंचरर्स को कॉकरोचेस जैसा माना जाता है। ब्रोकर ने भी कहा था स्मगलर का बाउंटी ठीक ठाक होता है। तभी सारम पास आने की सोचती है, पर जोंग स्पीड बढ़ाकर गायब हो जाता है। वो चौंक जाती है। अचानक वो उस पर कूदकर उसे पकड़ लेता है जैसे उसकी जांच कर रहा हो। सैम कहती है कि वो सिर्फ शुक्रिया कहना चाहती थी, पर जोंग मानता नहीं। उसे लगता है वो उसे बेवकूफ बना रही है। सीम मान जाती है कि उसे पता है जोंग स्मगलर है, इसलिए उसे उससे काम चाहिए। तभी वो उसकी शर्ट पर एक परिचित लोगो देखता है और बड़बड़ाता है कि वो इसे तीसरी बार नजरअंदाज नहीं करेगा। उसे स्पॉइल्ड हाई स्कूलर्स की हरकतों से मतलब नहीं, और अगर वो रास्ते में आई तो वो उसे मार ही देगा। स्मगलर्स का बाउंटी 50 मिलियन वन है और पोचर्स का 400 मिलियन 5001। जेरोंग फटने ही वाला था, तभी उसकी नजर एंकल्स ब्लड पर जाती है। एक रेयर टूल। ये चीज खरीदना लगभग नामुमकिन है। 5 स्मगलर्स मिलकर भी शायद खरीद पाएं। लड़की इसे डाउन पेमेंट कहती है और कहती है कि बाकी बाद में देगी अगर वो उसके मिड टर्म्स में मदद करे। जेरोंग को ये पूरी तरह पागलपन लगता है, पर अब उसे लगता है कि ये लड़की अमीर है और दिमाग से भी गई हुई। लड़की कहती है कि उसे कुछ परवाह नहीं, बस एनकिल्स ब्लड पर ध्यान दे, ये उसकी जिंदगी बदल सकता है। जोंग समझ जाता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं थी। सीम नहीं समझती कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। तभी एक जायंट शैडो उनके ऊपर गिरती है और वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास कुछ सेकंड ही हैं। टाइटन एप उन्हें कुचलने ही वाला है। दोनों समय पर कूदकर निकलते हैं। जेरोंग उस पर चिल्लाता है कि उसने उसे मौका इसलिए नहीं दिया था कि वो उसे यूं फेंक दे। फिर वो कहता है वो फायरी स्ट्राइक दोबारा करो। लड़की से कहता है कि स्पेल उसके स्टाफ के अंत में डालो और उसे वापस फेंक दो, लेकिन तभी उस पर पैनिक हिट करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वह पूरी तरह ड्रेन्ड है। उसके अंदर जरा सा भी मैजिक नहीं बचा। जेरोंग उस पर चिल्लाता है कि जल्दी कुछ करो, क्योंकि वह टाइटन का ध्यान सिर्फ अपने बेयर हैंड से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा।
सारी टेंशन के बीच सरम जितना थोड़ा सा मैजिक बचा है उसे स्टाफ में चैनल करती है, मगर वह उसकी पूरी पावर का सिर्फ 1/4 है। उसे यकीन है कि इससे मॉन्स्टर की थिक स्किन पर खरोंच भी नहीं पड़ेगी। डर उसे पकड़ने लगता है और एक पल को वह सोचती है कि अकेले भाग जाए जबकि यह लड़का टाइटन को रोकता रहे। फिर भी वह मैजिक इन्फ्यूज्ड स्टाफ जारोंग की ओर फेंक देती है और वह पकड़ भी लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह सिर्फ क्वार्टर पावर से खुश नहीं। अब बारी जारोंग की है कि वह अपनी मैजिक स्टाफ में फ्यूज करके इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। वॉरियर हाई के स्टूडेंट्स ने यह बात दर्जनों बार सुनी है। सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर नहीं गिरता, टाइमिंग और प्रिसिजन असली हथियार होते हैं। सीरम की आंखें फटी रह जाती हैं जब वह देखती है कि पलक झपकते ही जारोंग टाइटन के चेहरे पर स्लैश मारकर उसे आग में झोंक देता है। उस ब्लास्ट से उसकी गॉगल्स टूट जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे की ग्रिन बताती है कि वह नतीजे से खुश है। सिल्वर क्लास एडवेंचरर्स जो 50 से ज्यादा डंजन्स क्लियर कर चुके हैं 3 स्टार मॉन्स्टर्स संभालने में सक्षम होते हैं, पर इंटरमीडिएट डंजन्स में जाने की इजाजत नहीं मिलती। यही रैंक ज्यादातर एडवेंचरर्स की होती है। शाम ढलते ही बच्चे स्कूल से निकलते हैं और हंसते बातें करते घर जाते हैं। तभी एक छोटी सीरम एक काले कपड़ों वाले आदमी को स्लीक कार के पास खड़ा देखती है। वह दोस्तों को बाय कहकर कार में बैठ जाती है। दोस्त पीछे से देखते हुए जल सी जाती हैं। उसे हर चीज मिल जाती है और सच कहें तो यह झूठ भी नहीं। जिसकी ओर उसकी नजर पड़ती है वह चीज कुछ ही समय में उसकी हो जाती है। आखिर वह जुनोंग ग्रुप की बेटी है जो साउथ कोरिया का 4th रैंक्ड बिजनेस है। इस ताकतवर परिवार के उत्तराधिकारी ने दूसरी दुनिया की एक एल्फ से सगाई की थी और उसी से जिन सराम पैदा हुई। एक ऐसी लड़की जो एडवेंचरर्स की दीवानी थी और खुद एक बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके सपने टूट गए जब एक बड़े आदमी ने कहा कि उसकी एल्फ ब्लड बहुत कमजोर है किलारत के। उस आदमी ने उसके पिता से भी बात की कि उसे फैंटेसी छोड़कर नॉर्मल लाइफ अपनानी चाहिए, लेकिन उसके पिता जिनसंग यू, जो जिनसंग ग्रुप के स्पेशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, ने कहा कि वह अपनी बेटी का साथ देंगे। उनका कहना है कि एडवेंचरर बनने के लिए एल्वन टैलेंट की जरूरत नहीं। ब्लॉन्ड कोच भी मानता है कि सीम बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज से बस थोड़ा ऊपर। साथ ही यह भी कि जिनसंग की बेटी नॉर्मल फैमिली की नहीं है। हाँ, वह हार न मानने में अपनी बहन जैसी है, लेकिन उसे मॉन्स्टर रैंक्ड ह्यूमंस की लीग में नहीं रखा जा सकता। वह कहता है कि अगर सारम कोशिश करती रही तो एक डिसेंट लेवल तक पहुंच सकती है जहां उसे एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में पहचान मिले, और उसकी कई कमियों की भरपाई उसकी वेल्थ, नेम और ब्लड लाइन कर देंगे। उसकी नजर में उसकी मेहनत बेकार जाएगी और लोग उसे या तो एनवी करेंगे या मॉक, और सारम शायद यह ज्यादा देर सहन न कर पाए। टैलेंट आसमान से नहीं गिरता। दूसरी तरफ सीम अभी भी शॉक में है क्योंकि जारोंग ने टाइटन एप को सिर्फ एक स्लैश से गिरा दिया। वह ऐसे चलता चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जारोंग को अचानक याद आता है कि ब्रोकर ने उसे गॉगल्स दिए थे और मना किया था कि उन्हें मत तोड़ना, लेकिन टाइटन एप के पहले ही फाइट में वह टूट चुकी हैं। उसे लगता है कि वे बस 508 वाली 250 आइटम थीं, लेकिन ब्रोकर कहता है कि वे फेशियल रिकॉग्निशन रोकती हैं, वॉइस बदलती हैं और उन पर 4 मैजिक स्पेल्स हैं। यह सुनकर जारोंग और फ्रस्ट्रेट होता है। तभी सारम पूछ बैठती है कि क्या वह उसकी स्कूल का सनबे है। इससे वह और चिढ़ जाता है और पेमेंट मांगता है। वह बिना देर किए एनकिल्स ब्लड नेकलेस उसे दे देती है। जब वह नेकलेस चेक कर रहा होता है, सरम कैजुअली पूछती है कि क्या उसे और पैसे चाहिए। उसे पता है एडवेंचरर एजुकेशन सेंटर कितना महंगा है, इसलिए वह उसका ट्यूशन भी देने को तैयार है, लेकिन जारोंग काट देता है। वह कभी किसी स्कूल गया ही नहीं। इससे सारम का दिमाग हिल जाता है। वह जानना चाहती है कि उसे लड़ना किसने सिखाया। जारोंग कहता है खुद। यह सुनकर उसका ब्रेन ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कर जाता है। वह यकीन नहीं कर पाती कि कोई खुद को इतनी शार्प मूव्स सिखा सकता है। उसके चिल्लाने पर जारोंग उसके चेहरे पर अपना आइडेंटिटी टैग चिपका देता है। टैग पर लिखा है यू जार योंग डोंगगांग हाई स्कूल। वह कहता है कि यह बस एक सामान्य ह्यूमैनिटी स्कूल है। साराम की उम्मीदें टूट जाती हैं। जारोंग उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड भी मांगता है। उस पर लिखा है जिन साराम वॉरियर हाई स्कूल। वह कार्ड उसकी पॉकेट में वापस डाल देता है और उसे जॉब की बात याद दिलाता है। वह उसका आईडी देखना चाहती है ताकि वह भाग न जाए। तभी वह उसे पास बुलाता है और अचानक गले लगा लेता है। साराम शर्मा जाती है, लेकिन उसके लिए यह एक स्मगलर स्टाइल डील सील करने का तरीका है। वह कहता है कि अकॉम्प्लिस को भी वही पनिशमेंट मिलता है जो स्मगलर को। अब सारम को ठंडा पसीना आने लगता है। वह सच में किसी खतरनाक इंसान के चक्कर में फंस चुकी है। जारोंग की ड्रैकुला सी ग्रिन सब कह देती है, अब वापसी नहीं। गोल्ड क्लास उन लोगों को मिलता है जिन्होंने 4 स्टार मॉन्स्टर गिराया हो। वे
एलीट 10% में आते हैं। टाइटन एप के डेड बॉडी के साथ सेल्फी लेने के बाद जारोंग काम पर लौटता है और पूछता है कि सरम को क्या चाहिए। वह बताती है कॉइन्स। 6 आवर टाइम लिमिट में स्कैटर्ड कॉइन्स इकट्ठे करने हैं और कॉइन बॉक्स भी ढूंढना है। उसके पास एक कॉइन है और दूसरा यूजीन मॉल के पुराने रूइंस में है, ठीक वही जगह जहां जारोंग अपनी मिशन के लिए जा रहा है। सारम इंपीरियल वॉस्प सोचकर डर जाती है, लेकिन वह कहता है कि यह बस रॉयल जेली जैसी चीज है जिसकी स्मेल मॉन्स्टर्स को खींचती है। वह फिर भी वहां जाएगा। बाकी कॉइन्स सब ले लिए गए होंगे, इसलिए उसे अकेले घूमना पड़ा। जारोंग कहता है ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा काम पड़ा तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। वह चेक करता है कि सरम भाग सकती है या नहीं। उसके एनओडी करते ही वह आगे फ्लैश करता है और वह पीछे दौड़ती है। वह मन ही मन सोचता है और पैसे मांगने चाहिए थे। फिर वही बिंबो एक सवाल फेंकती है, पूछती है क्या वो सच में सब खुद से सीखा है। वो मानता है कि पूरा खुद से नहीं था। जैसे ही वो अपने बचपन की कोई बात बताने वाला था, उसे आगे 2 मॉन्स्टर्स आराम से घूमते दिखे। तुरंत ही वो उसे बोलता है कि तैयार हो जाए, क्योंकि अब उनका सामना होने वाला है क्लॉस रैप्टर्स से, जो कभी बोराडोंग में रहने वाली नेटिव स्पीसीज थी और जिन्हें 2 स्टार मॉन्स्टर्स में गिना जाता है। जैसे ही वो अपना गार्ड उठाती है, उसे एहसास होता है कि ये लड़का प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला इंसान बिल्कुल नहीं लगता। यूजरंग के पास ये ताकत इसलिए है क्योंकि वो रोज अपनी जान दांव पर लगाता आया है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। बचपन में वो अपने पिता की प्रिसाइज मूवमेंट्स को चुपके से देखा करता था और उसी से उसने 3 टेक्निक्स सीखी। जैसे ही जेरोंग उन क्लॉज का सामना करने आगे बढ़ता है, वो अपनी पोजीशन लेता है। पहली टेक्निक है नीडल, एक ऐसा वॉर जिसमें स्पीड, पावर और वेट सब एक ही वाइटल पॉइंट पर केंद्रित होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे टाइटन एप की फाइट में उसने मेटल रॉड से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वॉर किया था, जिससे वो दानव खून उगलने लगा था। ये मूव दिखने में सिंपल है, लेकिन इसे करना आसान नहीं। इसके लिए असली एक्सपीरियंस, तेज इंस्टिंक्ट्स और कच्ची प्रतिभा चाहिए, जिसे टॉप टियर एडवेंचरर्स भी फ्लॉलेसली नहीं कर पाते। लेकिन यूजरोंग ने बिल्कुल परफेक्ट किया। इसी दौरान सरम समझती है कि क्लॉ रैप्टर्स आमतौर पर कम से कम 5 की टोली में चलते हैं। तभी जाओंग बताता है कि रॉयल जेली की वजह से छोटे उसने ही नहीं खाई और भी कई खतरनाक मॉन्स्टर्स रूइंस के आसपास मंडरा रहे होंगे। ऐसे किसी के मिलने की संभावना देखकर जारोंग थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। सरम मान जाती है, लेकिन फिर वही अधूरा सवाल पूछ लेती है। वो पूछती है बचपन में उसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग मिली थी क्या। वो नजरें चुराते हुए बस इतना कहता है कि उसने बस किसी को लंबे समय तक ट्रेन करते देखा था। ये सुनकर उसे काफी झटका लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो कोई बड़ा रहस्य निकालेगी, लेकिन निकला सिर्फ कॉपीड मूव्स। वो बोल उठती है कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं और जारोंग हैरान रह जाता है कि ये अचानक क्या बोल दी। उसी वक्त सेराम एक सुनहरा सा कुछ उसकी ओर फेंकती है और वो उसे पकड़ लेता है। वो होता है स्टैमिना एम्पल सी टाइप, जो 1 मिलियन डॉलर में बिकता है। वो उसे पीने को कहती है क्योंकि उसकी स्टैमिना घट चुकी है। जारंग छेड़ता है कि ऐसा जेस्चर काफी कुछ कहता है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। वो अपनी भावनाएं छिपाने वाली लगती है, लेकिन वो ड्रिंक करने की बजाय उसे जेब में रख लेता है, जिससे वो हक्की बक्की रह जाती है। और भी अजीब ये कि वो इसे बाद में बेचने का प्लान कर रहा है। वो चिढ़कर पूछती है कि क्या उसे पता भी है ये कितना महंगा है। तब वो समझाता है कि ब्लैक मार्केट में ये आसानी से $1 मिलियन मिल सकता है। सम को समझ नहीं आता ये लड़का आखिर सोचता कैसे है। जारोंग कहता है कि चलना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही अपना पी चुकी है। उसे लगता है कि ये अमीर बिगड़ी ब्रैट काफी अजीब है। यूजीन मॉल के रास्ते में वो प्लान बदलने की बात करता है ताकि सुरक्षित रह सकें। उनका लक्ष्य आसान है, जो चाहिए लेकर निकल जाना और किसी मॉन्स्टर से उलझना नहीं। वो सम को सख्त हिदायत देता है कि उसके आदेश पर काम करे और मजबूत रहे। उसे पता है कि सम ने कुछ ट्रेनिंग की है, लेकिन उसकी असली ताकत सर्वाइवल स्किल्स में है, इसलिए वो चाहता है वो उस पर भरोसा करे। उधर सम को अजीब सा एहसास हो रहा है। आधा साल पहले वो स्कूल में आउटसाइडर थी और आज पहली बार वो किसी के साथ डंजन में है। जैसे ही वो यूजीन मॉल पहुंचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। फर्श पर फैले मॉन्स्टर के टुकड़े किसी ब्लड बाथ जैसे लगते हैं। इस कब्रनुमा मॉल में देखते ही समझ आता है कि इंसान सच में डर से ज्यादा हिम्मत से भरा होता है। लेकिन ये दृश्य दोनों को अंदर तक हिला देता है। सीरम तो दंग रह गई है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना भीषण दृश्य किसी ने सोचा भी नहीं था। ऊपर से ये मॉन्स्टर्स इस इलाके के नहीं लगते और प्रो एडवेंचरर को भी टक्कर दे सकते हैं। सीम घबराने लगती है कि आखिर अंदर क्या भयानक चीज छिपी है जिसने इतना विनाश किया। जोंग उसे चेतावनी देता है कि दिमाग मत खोना, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक है।
उसे पहले ही महसूस हो रहा था, लेकिन अब हालत और बिगड़ चुकी है। तभी वो कुछ हिलता देखती है और जेरोंग तुरंत गार्ड उठा लेता है। तभी स्लैशर लिप, एक 5 स्टार मॉन्स्टर, चीखता हुआ सामने आता है। जेरोंग उसका वार रोकने के लिए स्टाफ घुमाता है, लेकिन वो अपनी लंबी जीभ से हथियार खींच लेता है और उस पर हमला करता है। जेरोंग हवा में उछलकर उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है। सीरम पीछे खड़ी निर्देश का इंतजार करती है। वो कहती है इसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत हाई है। जोंग बताता है कि ये जानबूझकर उसे जिंदा रखता है क्योंकि ये एक अलार्म है। स्लैशर लिप मौत के खतरे पर अपनी जाति को पुकारता है। सीरम घबराकर पूछती है कि ये किसे बुला रहा है। तभी एक आदमी सामने आता है और कहता है, शायद मुझे। वो कहता है क्लीनअप ने उसे थका दिया और ये गड़बड़ उसी की बनाई हुई है। सम स्टन्ड रह जाती है। कुछ इस आदमी में ऐसा है जो जारोंग को अंदर तक बेचैन कर देता है। वो सॉम की शर्ट का सिंबल देखकर नीचे कूदता है और पूछता है, क्या वो वॉरियर हाई के छात्र हैं? जवाब मिलते ही वो कहता है कि अफसोस, उन्हें यहीं मरना पड़ेगा। सिराम की हालत खराब हो जाती है। जारोंग फौरन समझाता है कि ये कोई साधारण एडवेंचरर नहीं बल्कि खतरनाक विलन है। वो चेतावनी देता है कि रॉयल जेली चुराने और उन्हें मारने आया है और कमिश्नर से इसका कोई लेना देना नहीं। वो आदमी हंसकर कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तभी मायने रखते हैं जब पकड़े जाओ। उसने अपने साथी की हाई वैल्यू स्मगलिंग स्कीम सुनी थी और उसे मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन अधूरा रह गया। बदकिस्मती से वही साथी यही स्पॉट चुनकर भागा था, इसलिए वो खुद यहाँ आ पहुंचा। तभी जारोंग समझ जाता है कि सबॉर्डिनेट के गायब होने का असली कारण स्काई वॉस्प नहीं बल्कि यही कमीना है। बिना लड़ाई के ही जोंग महसूस कर लेता है कि ये पिलगू जैसे लोगों से कई स्तर ऊपर है। वो पागल आदमी कहता है कि वो दोनों को मार देगा लेकिन दर्द कम करेगा। जोंग सारम को तुरंत कहता है कि कॉइन्स ढूंढकर सुरक्षित निकल जाए, जबकि वो समय खरीदेगा। वो कहता है कि अब यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं बचा क्योंकि ये साइको सब मार चुका है। जैसे ही वो पागल उसके करीब आता है, जारोंग ठंडे अंदाज में कह देता है, उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वे भिड़ते हैं, वह बिम्बो को चिल्लाकर कहता है कि तुरंत निकल ले क्योंकि उसे जिंदा रहना है ताकि उसका पेमेंट दे सके। जैसे ही सीम बाहर भागती है, वह मैडमैन कहता है कि यह स्मार्ट मूव नहीं था क्योंकि साथ रहना सर्वाइवल का बेहतर मौका देता। पर जारोंग इसे पूरा कर और अपनी पावर चार्ज कर देता है, इस विलन से टकराने के लिए तैयार। उसकी सोड पैटर्न पड़ते ही जारोंग हवा में उछलता है और एकदम स्मूथ तरीके से अपना पैर उस आदमी के चेहरे पर दे मारता है। वह बास्टर्ड हैरान रह जाता है, पूरी तरह स्टन्ड कि इस बच्चे ने उसे गियर यूज करवाकर ट्रिक कर दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह यंगलिंग इतनी सीरियस पावर रखता होगा, एवरेज प्रो से कहीं ऊपर। यह शौक उसे लड़ाई को अब सीरियसली लेने पर मजबूर करता है, खासकर अगर उसे वॉरियर हाई स्कूल की उस लड़की को भी डील करना है। वह जारोंग को साफ कहता है कि उसे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर वह कुछ भयानक और डेडली चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह है यांग डॉग, एक गोल्ड क्लास एडवेंचरर। दूसरी तरफ हाइड आउट में पानी उबल चुका है और ब्रोकर आराम से अपनी नूडल्स खा रहा है, बॉल्डी को बैठने को बोलते हुए, क्योंकि पिलगू जल्दी नहीं उठने वाला। बॉल्डी गुस्से से फट रहा है, बोल रहा है कि इस गोरिल्ला ने जितने पैसे उसमें झोंक दिए उसके बाद भी वह अपना वेट नहीं उठा सका। ब्रोकर उसे शांत करवाता है और जयवान बताता है कि एडवेंचरर्स ह्यूमन से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं लेते। पिलगू शायद सिर्फ हंटिंग और एक्सप्लोरिंग में ट्रेंड था, वन ऑन वन कॉम्बैट में नहीं। ऊपर से जिस स्मगलर ने उससे लड़ाई की वह उसे जानता भी नहीं था, तो हारना नॉर्मल है। बॉल्डी बोलता है कि एडवेंचरर्स तो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और ब्रोकर मानता है रैंक जितना ऊपर जगह उतनी वैल्यूबल और लड़ाई की चांसेस उतनी ज्यादा। यहाँ तक कि कॉमरेड्स भी ग्रीड में एक दूसरे को मार देते हैं। डंजन में कोई रूल्स नहीं होते, जो हो जाए वही सच है। इक्विपमेंट एक एडवेंचरर की हाफ कॉम्बैट पावर होती है और पिलगू उस लड़ाई में गियर्ड अप नहीं था। उधर यूजीन मॉल में जारोंग पसीने से तर है। डॉग यून ने उसका अटैक डॉज भी नहीं किया। उसका किक सीधा लगा, फिर भी उस पर असर नहीं। उसकी ब्लेड भी इंसेन डिफेंस लेवल की है। झटके में ही डॉग यून सिर उड़ाने के लिए झपटता है, लेकिन मेटल रॉड समय पर ब्लॉक कर लेता है। अगले ही पल एक भारी किक से जारोंग दीवार की तरह उड़ जाता है। जारोंग समझ चुका है यह काम नहीं चलेगा। डॉग यून शेड जैकेट पहने हुए है, A+ रैंक आर्मर जो यूजर्स ब्लड ड्रेन करके फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाता है और इम्पैक्ट डिफेंस इंसेन बना देता है। यह आदमी बजर्कर स्टाइल में लड़ता है, गलत काउंटर दिया तो खत्म। डॉग यून एक क्लीन शॉट जारोंग के पेट में लगाता है, पर जारोंग कैजुअली जैकेट खोलता है और पूछता है कि आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या। यह बात डॉग यून को दिल में चुभती है। जारोंग मानता है कि शुरुआत में वह डर गया था, लेकिन अब देखकर कि यह आदमी एक हाई स्कूलर को हराने के लिए गियर पर निर्भर है, वह डिसअपॉइंटमेंट है। जारोंग याद दिलाता है कि बात करने से कुछ नहीं होगा। डॉग यून खुद डेस्परेटली उसे मारना चाहता है, पर जब तक वह खड़ा है यह नहीं होगा। दबाव बढ़ता है और जारोंग इसे एडवांटेज
एडवांटेज की तरह यूज करता है। लड़ाई के बीच जारोंग दूसरे टेक्निक को पकड़ लेता है, अपनी नहीं बल्कि एनिमी की शक्ति को उनके खिलाफ मोड़कर एक मैसिव ब्लो देना। यह ट्रिकी मूव है जिसे उसने अभी तक पूरी तरह मास्टर नहीं किया। उसका नाम है स्वेल। स्वेल लगते ही जारोंग खून उगल देता है, पर अटैक इतना भारी है कि डॉगी यून की मास्क उड़ जाती है और वह दीवार से टकरा जाता है। जारोंग कहता है कि खेल खत्म है, पर यह बीस्ट अभी भी खड़ा है। 5th फ्लोर पर सोम हानफ रही है। उसके सामने कॉइन वाला स्टेशन है, वही जिसकी उसे जरूरत थी। वह पहचान स्कैन करवाती है, लेकिन तभी उसे जारोंग की वह लाइन याद आती है, भाग मत, जिंदा रह और पेमेंट देने के लिए बच। उसे समझ आता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं बदलेगा। इस लड़ाई का अपना वजन है और जारोंग बिना प्लान के दो यून से उलझने वाला नहीं था। फ्लैशबैक में डॉग यून एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा है। वह बचपन से जीनियस था। टैलेंट, प्रेज, डोमिनेशन सब आसानी से मिलता, पर एक चीज थी जो उसे नहीं मिली, वॉरियर हाई का एक्सेप्टेंस। वॉरियर हाई प्योर मनी और कनेक्शंस देखता था, रॉ टैलेंट नहीं। लेकिन गैंग यून हाई स्कूल प्योर स्किल पर चलता था और वहां डॉग यून ने एंट्रेंस एग्जाम फाड़कर टॉप किया। ग्रेजुएशन पर प्रिंसिपल ने उसे वैलेडिक्टोरियन बनने पर बधाई दी और हम्बल रहने को कहा। डॉग यून बाहर से रिस्पेक्ट दिखा रहा था, पर भीतर वह प्रिंसिपल को वॉश्ड अप लूजर समझता था। उसने कसम खाई थी कि वह सबको दिखाएगा कि असली एडवेंचरर क्या होता है। प्रेजेंट में वही नॉर्मी प्रिंसिपल टर्न्ड एडवेंचरर एक जायंट मॉन्स्टर देखकर डर से जम जाता है, जबकि डॉग यून उसे सिंपल काम की तरह खत्म कर देता है। डॉग यून के सामने पूरा पार्टी काटने वाला मॉन्स्टर गिरते ही वो बेचारा आदमी कांपने लगा। रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। डॉग यून बड़े कैजुअल अंदाज में बोल देता है कि डेंजरस सिचुएशन का कॉल आया था, पर ऑनेस्टली ये सब उसके लिए टू इजी था। उसकी वही घृणा भरी नजर देखकर आदमी को एहसास होता है कि उसके प्रिंसिपल का पुराना मोटिवेशनल स्पीच असल में सिर्फ दिलासा था, प्रेज नहीं। उसे समझ आता है कि वो कभी चोजन वन नहीं था, बस एवरेज से थोड़ा ऊपर, नॉर्मीज के लिए एक रोल मॉडल भर। प्रेजेंट में डॉग यून जारोंग को जैकेट का सच बताता है। एक लाइव वैम्पायर ने अपनी हार्ट ब्लड स्ट्रीम देने की सहमति दी थी और यही फ्लो डॉग यून को मॉन्स्ट्रस बूस्ट देता है। बस कीमत है जारोंग का मरना। जारोंग को ये सब बेहद रिस्की लगता है और वो मानने से इनकार करता है। तभी डॉग यून फुल स्पीड में क्रीपी तरीके से चार्ज करता है। उसकी अचानक बढ़ी स्पीड देखकर जारोंग समझ जाता है कि फाइट अब ब्रूटल होने वाली है। दोनों भिड़ते हैं और जारोंग लहूलुहान होकर भी खड़ा रहता है। दोयुन को हैरानी होती है कि जारोंग उसका अटैक ब्लॉक कर गया। वो उसकी रिएक्शन स्पीड और इंस्टिंक्ट की तारीफ भी करता है, फिर पूछता है कि इतना टैलेंटेड लड़का स्मगलर क्यों बना। जारोंग बस ठंडेपन से कहता है कि उसे एक्सप्लेन करने का मूड नहीं। तभी डॉग यून अजीब तरह से थैंक्स बोलकर पागलों की तरह हंसता है और खुश होता है कि उसे किसी असली टैलेंट वाले को कुचलने का मौका मिला। जारोंग जानता है कि डॉग यून का ब्लड बूस्ट हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए वो उसे और ज्यादा ब्लीड आउट करने की चाल चलते हुए नीडल टेक्निक का माइंड सेटअप करता है। डॉग यून दावा करता है कि उसने नीडल मूव ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है, बट उसी पल एक फायरी एरो उसके चेहरे पर एक्सप्लोड हो जाता है। जारोंग शॉक में सीरम को देखकर मुस्कुराता है, जबकि डॉग यून का चेहरा घृणा से भर जाता है। सोम का ये स्टंट जारोंग के अंदर और आग लगा देता है। डस्ट सेटल होते ही जारोंग इस ए रेटेड एडवेंचरर को फाइनली गिरा देता है। डॉग यून खून में सना पड़ा रहता है और सीरम पूछती है क्या ये मर गया। जारोंग कहता है ऐसे लोग आसानी से नहीं मरते और रिवेंज लेने का रिस्क भी नहीं उठाएंगे। जारोंग अपना स्टाफ उठाकर रिमाइंडर देता है कि उसने उसकी जान बचाई है, मतलब ह्यूज बकाया। सीरम ताने में पूछती है क्या अब डबल पेमेंट देनी पड़ेगी, टाइटन एप और इस मेस दोनों के लिए। जारोंग स्माइल देकर कहता है कि जनरस बनते हुए वो इसे बराबर मान लेगा, क्योंकि वो वार्निंग के बाद भी यहाँ आ गई। दोनों रॉयल जेली की मीठी खुशबू फॉलो करते हुए एक गोल्डन मिस्ट में घायल पड़े आदमी को देखते हैं, जिसने मरते दम तक आइटम प्रोटेक्ट किया। बॉक्स खोलते ही दोनों दंग रह जाते हैं। इतना रेयर आइटम उन्होंने कभी नहीं देखा। लैंटर्न ऑफ रॉयल जेली उठाते ही उसकी खुशबू माइंड को ब्लैंक कर देती है। जारोंग समझ जाता है कि इसी वजह से सारे मॉन्स्टर्स पागल हो गए थे। उसे अंदेशा होता है कि यहाँ रुकना खतरनाक होगा, इसलिए वो तुरंत नीचे की ओर निकलता है। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर सीरम देखती है कि डॉग यून का बॉडी गायब है। तभी उसकी डरावनी आवाज गूंजती है। वो कसम खाता है उन्हें मारकर पछताएगा, लेकिन उसी समय टाइटन एप उस पर झपट कर उसे निगलने की कोशिश करता है और दोनों की हालत शॉक में फ्रोजन हो जाती है। वो तुरंत बैकडोर से निकल जाते हैं। बाहर पहुंचकर सनसेट देखकर जारोंग कहता है कि ये जगह अब सेफेस्ट है। सीरम बताती है कि टेस्ट पास करने के लिए अभी टाइम बचा है। दोनों हैंडशेक करके
करके अलग होते हैं। जारोंग उसे सीक्रेसी रखने और पेमेंट देने की वार्निंग देता है, जबकि सीरम पूछती है क्या वो उसे फिर कभी देख सकती है। बाद में ब्रोकर को लैंटर्न सौंपते हुए जारोंग बताता है कि ये चीज पब्लिक में आई तो पागलपन मच जाएगा, क्योंकि ये कई बिल्डिंग्स खरीदने जितनी कीमती है। ब्रोकर खुश होकर पेमेंट कल भेजने की बात करता है। ब्रोकर पूछता है क्या उसे उस मार्टर्ड एडवेंचरर के लिए बुरा लग रहा है, पर जारोंग साफ कहता है कि वो उनके फाइट में नहीं मरा तो गिल्ट की बात नहीं। ब्रोकर फिर पूछता है कोई अनयूजुअल चीज हुई क्या, लेकिन जारोंग टॉपिक टाल देता है। बची हुई चीजें उठाकर निकलते समय ब्रोकर समझाता है कि लैंटर्न ऑफ गोल्ड मरने वालों को रिवाइव कर सकता है और बच्चों की टैलेंट सीलिंग बढ़ा सकता है, बस एडल्ट्स पर काम नहीं करता। शायद वॉरियर हाई के किसी किड के लिए है। निकलते वक्त ब्रोकर उसके डैड को भी सलाम भेजने को कहता है। सीरम ने जो कहा था एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है और जारोंग का सिलेक्शन पॉसिबल है, वो बात उसके दिमाग में अब भी घूम रही है। स्मगलर होते हुए भी वॉरियर हाई में एंट्री लेने का थॉट उसे खींच रहा है। रूल्स कहते हैं कि कोई एडवेंचरर अकेले डंजन में नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी की भी स्किल नहीं बचा सकती। इसलिए पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे की गलती कवर करने और वीकनेस बैलेंस करने के लिए। इसी टीम वर्क से डंजन्स क्लियर होते हैं और मॉन्स्टर्स गिरते हैं। ऊपर से सम बताती है कि वॉरियर हाई में हर ग्रेड में कई पॉलिटिकल फैक्शंस हैं। जारोंग को फैक्शंस की समझ नहीं आती और वो सोचता है कि शायद लड़ाई झगड़े वगैरह के लिए हों। सीरम इसे चाइल्डिश बोलकर समझाती है कि उनके ग्रेड में 2 मेन फैक्शंस हैं, जिन्हें टॉप 3 स्टूडेंट्स में से 2 लोग लीड करते हैं। तभी जारोंग अपनी स्मूथ ऑपरेटर वाली वाइब में पूछता है कि क्या लोग सिर्फ अपनी फैक्शन के अंदर ही पार्टी बनाते हैं। वो ये भी पकड़ लेता है कि सारम अभी किसी फैक्शन में शामिल नहीं है। वो मानती है कि टीचर्स दखल नहीं देते, क्योंकि फैक्शन में घुसना पूरी तरह स्टूडेंट्स की मेहनत पर डिपेंड करता है। जारोंग के एक्सप्रेशन से सराम समझ जाती है कि उसने ये बात पकड़ ली है कि उसकी स्किल की कमी ही वजह है कि उसे किसी फैक्शन ने नहीं लिया। ये नो स्किल लड़की जानती है कि उसका टॉप स्टूडेंट बनना लगभग इम्पॉसिबल है, फिर भी वो पार्टी ज्वाइन करने का इरादा रखती है, क्योंकि फैक्शनलेस बच्चे अपनी छोटी पार्टीज खुद बना रहे हैं। ऊपर से फैक्शन लीडर्स में से एक तो सम को दिल से नफरत करता है और पीछे से कोशिश करता है कि उसे पूरी तरह आइसोलेट कर दे। जारोंग मजाक में पूछता है क्या सराम ने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया था कि इतनी मेडन रेज में है। फिलहाल वो अकेली है, लेकिन अगले ग्रेड्स में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि वो जारोंग के साथ टीम बनाना चाहती है। ये सब सोचते हुए जारोंग बेड पर लेटा बैंडेजेस लपेटता है और मानता है कि सारम थोड़ी फनी है। उधर सारम भटकते हुए गांगनम की 12th डंजन बैरियर तक पहुंचती है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जीता जागता स्मगलर जाओंग उससे टकरा गया था। उसे शक होता है कि शायद वो उससे दोबारा कभी कांटेक्ट न करे। तभी कांग जुंगुक, वॉरियर हाई का मेली इंस्ट्रक्टर, पेड़ की छाया में उसे इंतजार करते मिलता है। टेस्ट अभी चल रहा है, इसलिए वो घबरा जाती है। जुंगुक बताता है कि सिस्टम ग्लिच हुआ और कई मॉन्स्टर्स ऐसी जगहों पर आ गए जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। खुशकिस्मती से अभी तक किसी की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने हालत बिगड़ने पर रेस्क्यू भी मांगा और शॉक की बात, मॉन्स्टर्स उसी एरिया में दिखे जहां से साराम को कॉइन मिला था। जब पूछा जाता है, वो प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ अनयूजुअल नहीं देखा। जुंगुक मान भी लेता है। तभी सरम को अचानक एक घिनौना एहसास होता है। मुड़कर देखती है, एक और टाइटन एप, पहले से भी बड़ा, डंजन की गहराई में खड़ा है। जुंगुक को अजीब लगता है, क्योंकि ये उसकी टेरिटोरी ही नहीं। सरम सोचती है क्या रॉयल जेली की मीठी स्मेल इसे खींच लाई। जुंगुक तुरंत आदेश देता है कि वो पीछे रहे और सपोर्ट दे। टाइटन एप कदम बढ़ाता है और माहौल खतरनाक हो जाता है। जुंगुक सीरियस मोड में आ जाता है। लोग सोचते हैं डंजन टीचर्स घायल एक्स एडवेंचरर्स होते हैं, पर असल में वॉरियर हाई के ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स खुद रैंकर्स रहे हैं। जुंगुक एक ऐसा पंच मारता है कि टाइटन एप का सिर फटकर उड़ जाता है। ये आदमी अपनी अर्ली 20s में ही रैंकर बन चुका था। उसका हाथ रिजेनरेट होते हुए वो कहता है कि सैम की किस्मत अच्छी थी कि उसे ऐसा मॉन्स्टर अकेले नहीं झेलना पड़ा। बेस कैंप में स्टाफ बताता है कि जिन स्टूडेंट्स ने रेस्क्यू बुलाया उन्हें रीटेस्ट मिलेगा, और ये भी बहुत बड़ी बात है। तभी जुंगुक सराम को वापस लेकर आता है। रोल कॉल के बाद उसे चेंज करने की अनुमति मिलती है। जैसे ही वो रिलैक्स्ड होती है, पीछे से एक आवाज आती है। अनीशा, ब्लॉन्ड सिस्टर, कहती है कि वो वाकई चिंतित थी। सारम को ये थोड़ा आयरोनिक लगता है, क्योंकि फैक्शन लीडर बहन बाहर से कोल्ड दिखती है। फ्लैशबैक में 6 साल पहले उनके चाचा जीक एस्करेरम सारम को मैजिक फोकस सिखाते थे, जब वो 11 साल की थी। सरम पसीना बहाते हुए मुश्किल से एक छोटी मैजिक बॉल बना पाती थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी उम्र की अनीशा का मैजिक प्रदर्शन दिमाग हिला देने वाला था। जीक भी मानता था कि अनीशा की मास्टरी प्योर ब्लड से भी बेहतर है। उसने सरम को चेताया कि अगर वो ये रास्ता चलेगी तो अनीशा से कंपैरिजन उसके पीछे लगेगा। फिर उसे एहसास हुआ कि कंपैरिजन से ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अनीशा की डिमोनिक सी आइज हर चीज नोट कर लेती हैं। एक गलत कदम साराम के लिए खतरा बन सकता है। प्रेजेंट में अनीशा मीठा दिखती हुई साराम को चिढ़ाती है कि किसी ने उसे पार्टी में नहीं लिया। साराम उसे काटकर कहती है, अगर इतनी परवाह है तो खुद ही पार्टी बना ले मेरे साथ। अनीशा इंस्टेंटली मना कर देती है, क्योंकि दोनों रेंज डीलर्स हैं और सारम उसकी लीग से बाहर है। वो हंसकर कहती है कि दूसरों के
लिए वैसे भी उसे हैंडल करना झंझट है। फिर बोलती है कि रीटेस्ट में ट्राई कर लेना, बट सारम पास ऑलरेडी कर चुकी है। इससे ब्लॉन्डी का चेहरा उतर जाता है। फिर वो ताना मारती है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है जब कंपनी तो उसे ही इनहेरिट करनी है। इससे सारम का दिल और चुभता है। बहन चाहती है कि वो हार मान ले। उधर जारोंग दरवाजा धड़ाम से खोलकर डॉक्टर को देखता है और पूछता है क्या खराबी हुई। उसका पिता वेंटिलेटर पर है और रिलैप्स का डर उसे खा जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये केस इतना रेयर है कि दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा। ड्रैगन्स ब्लड इन्फेक्शन वाला कोई इंसान इतना लंबा सर्वाइव करे अनहर्ड ऑफ है। रिकवरी इम्पॉसिबल है, बस हैवी मेड से दर्द दबाया जा सकता है। फिर असली प्रॉब्लम सामने आती है, पेन किलर के इंग्रेडिएंट्स की कमी। डॉक्टर बताता है कि एकमात्र एंटीडोट है स्काई टाइगर का मिल्क, जो कि 5 स्टार मॉन्स्टर से मिलता है। जारोंग साफ कहता है कि पैसे कोई इश्यू नहीं, पर बात घूमकर एक अफवाह पर आती है। एडवेंचरर्स कहते हैं कि स्काई टाइगर मिल्क से बनने वाला एक पोशन स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस को लंबे समय तक बढ़ा देता है। अगर आपके पास पैसा है तो इसे खरीदा जा सकता है। ये रेयर होते हुए भी पहले बेकार माना जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। डॉक्टर बताता है कि कंपनीज और एडवेंचरर्स ने इसका पूरा स्टॉक खरीद लिया है। ये सुनकर जारोंग उन इडियट्स पर भड़क उठता है जो सोचते हैं कि वो अपने डाइंग फादर को सिर्फ सेल्फिश कारणों से बचाना चाहता है। असल दिक्कत ये है कि उसके पिता की सिम्टम्स को कंट्रोल रखने के लिए जितनी मात्रा चाहिए वही अमाउंट उन पावर बूस्टिंग पोशंस को बनाने में लग जाती है। अगर और पेशेंस होते तो शायद गवर्नमेंट भी बीच में उतरती, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक केस होने से कोई दखल नहीं देगा। डॉक्टर्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के बिना वे सिर्फ पैसों से ही मदद कर सकते हैं। भारी मन से जारोंग बाहर निकलकर पार्क की बेंच पर बैठता है और गहरी सांस लेता है। ओवरवेल्म्ड महसूस करते हुए वो जिम में वर्कआउट कर रही रिच स्पॉइल्ड ब्रैट सॉम को कॉल कर देता है। फोन की पहली रिंग पर ही वो चौंक जाती है। लाइन पर जारोंग की थकी हुई आवाज आती है कि क्या ये बहुत लेट तो नहीं। जिम रैटसम तुरंत बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, और तभी जारोंग मान लेता है कि उसके पास ऑफर स्वीकार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। वो अपनी डिमांड साफ रखता है और सॉम कहती है कि वो इसे अरेंज कर सकती है। जारोंग हैरान रह जाता है कि ये लड़की वाकई ऐसा कर भी सकती है। पता चलता है कि उसकी कंपनी की डेवलपमेंट टीम वही एग्जैक्ट पोशन बनाती है जिसकी उसे जरूरत है, और जितनी मात्रा वो मांग रहा है वो उनकी नजर में कुछ भी नहीं। ये दुनिया कितनी अजीब है, ये सोचते हुए वो डील कर लेता है। इसके बाद सॉम पूछती है कि वो संडे को फ्री है या नहीं, ताकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जा सके। लड़की का मूड पूरी तरह बदल चुका है। अब वो पूरे जोश में तैयारी करके एग्जाम फाड़ने के लिए तैयार है। जिनसोंग ग्रुप की स्पेशल डिफेंस इंडस्ट्री के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जारोंग थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। सोम बेहद कूल अंदाज में अंदर आती है और कैजुअली पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। जब वो जगह के बारे में पूछता है, सोम बताती है कि यही वो जगह है जहां उसका पोषण बन रहा है। दुनिया बदलने के बाद इंसानों को लिमिटलेस पावर का रास्ता मिला। एडहीजन फिनोमिनन से पहले नॉर्मल इंसान रैंक डी तक ही पहुंचते थे। सिर्फ मैजिक में कुछ एक्सेप्शंस रैंक बी या उससे ऊपर सुपर ह्यूमन माना जाता था। डंजन में क्वालिफाई करने के लिए रैंक सी की जरूरत थी और वॉरियर हाई के लिए 3 स्टैट्स में रैंक बी रिक्वायर्ड होता था। इन सब के बीच सोम का असली पावर लेवल अब भी मिस्ट्री है। जारोंग कैजुअली पूछता है कि क्या यही फिजिकल टेस्ट है। सोम बताती है कि प्यूबर्टी के बाद ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो उसे स्वीट अप कराती है और अब उसे समझ आता है कि सोम ने अंदर आने से पहले वो फीलिंग चेक क्यों किया था। गियर क्रोम प्रो उसके सामने एक्टिवेट होकर खड़ा है, पूरी सीरियसनेस के साथ। जारोंग भी अब पूरी तरह तैयार है ये जानने के लिए कि उसकी असली पोटेंशियल क्या है। अंदर ऑब्जर्वर भी बैठा है और सबसे पहले ये नोटिस होता है कि ये लड़का बिल्कुल नहीं डर रहा। गोलम का नाम सुनकर तो प्रोज भी हिल जाते हैं। पाइमन, जो गोलम एक्सपर्ट है, टी सिप करते हुए जारोंग की स्टडी आवाज और वॉरियर हाई ट्रांसफर की तैयारी को सुनकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। सम हंसते हुए नॉड करती है। जैसे ही ईमन बटन दबाती है, गोलम बजर्क मोड में चला जाता है। टैलेंट टेस्ट में 6th 7th ग्रेड के किड्स लिमिट्स तक धकेले जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाले का लिमिट पकड़ना मुश्किल होता है। जारोंग तो प्रो लेवल फिजिक रखता है, इसलिए उसे एज तक पुश करना आसान नहीं। आइमन शॉक में देखती है कि उसने गोलम को पैटर्न पढ़कर डॉज किया और परफेक्ट मौका पाकर उसे तबाह कर दिया। ये तो मैनी प्रोज से भी ऊपर है। मेजरमेंट मुश्किल होने लगी है क्योंकि जारोंग अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा। डिफिकल्टी बढ़ाने का भी फायदा नहीं। अब बचता है डेंजरस ऑप्शन, गोलम को 100% आउटपुट पर चलाना, जो बिना लाइसेंस वाले एडवेंचरर पर चलाना ऑफेंस है। तभी लैब के डोर्स धड़ाम से खुलते हैं और डायरेक्टर जीक अंदर आता है। वो आइमन को अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट के लिए फटकारता है और पूछता है कि क्या वो जेल जाना चाहती है। सम ब्लेम लेने आती है, लेकिन जीक उसे रोक देता है। तभी जीक की नजर टूटे हुए गोलम पर पड़ती है और शॉकिंगली वो खुद टेस्ट करने को तैयार हो जाता है। रेयर केसेस में जब लिमिट किसी तरह रिवील नहीं होती, तब टेस्टी को हायर लेवल ओपोनेंट से लड़ाया जाता है। जीक अचानक ही फाइट पोज ले लेता है और जारोंग इंस्टिंक्टिवली तैयार हो जाता है। कोई परिचय नहीं, सीधे फाइट। जीक एस्कर सेराम, जो रिसर्च डायरेक्टर है और सोम का अंकल भी, कोरिया
इंडिया का 7th रैंकर है, व्हाइट क्लास एडवेंचरर। रैंकर्स टॉप 100 होते हैं और कलर टियर में बंटे होते हैं। रेड 76-100, ब्लू 51 to 75, ग्रीन 31 to 50, ब्लैक 1130 और सबसे ऊपर व्हाइट टॉप 10। अब जारंग को इस मॉन्स्टर लेवल इंसान से भिड़ना है। जीक को चकमा देकर एक भारी वार करने की उसकी प्लान बिल्कुल सिंपल थी। पहला काउंटर डॉज करो, ओपनिंग बनाओ और असली हिट उतार दो। लेकिन ऐसा स्टंट जीक जैसे रैंकर पर नहीं चलता। सिर्फ एक हाथ से वो जारोंग की स्टाफ पकड़ लेता है जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। वो ताना मारते हुए कहता है कि जांग उससे भी ज्यादा रेकलेस है जितना उसने सोचा था। अगले ही सेकंड वो एक भयानक किक जारोंग के पेट में दे मारता है और जांग हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसका दिमाग हिल जाता है, समझ ही नहीं आता प्लान गलत कहाँ हो गया। दूसरी तरफ जीक उसकी बेसिक सोच पर हंसता है, जैसे ये टैक्टिक किसी प्रोफेशनल पर काम कर ही नहीं सकता। ऊपर से वो उसकी गलती भी पकड़ लेता है, बिना बेहोश हुए वेपन छोड़ देना। जारोंग फिर से मेटल रॉड उठाता है, राउंड 2 के लिए रेडी। लेकिन अब जीक का धैर्य खत्म। उसने 2 बार गलती माफ कर दी, अब नहीं। उसका ऑरा भारी हो उठता है और वो कड़क वार्निंग देता है, एक और बेवकूफी की तो एडवेंचरर बनने का सपना भूल जाना। जांग स्टैंस लेता है, साफ महसूस करता है कि जीक को उससे कोई खुन्नस है, फिर भी अपनी फोकस नहीं टूटने देता। वो फिर उसी स्पीड में दाएं की तरफ डैश करता है जैसे पहले, लेकिन अचानक एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर जीक की नर्व्स हिला देता है। इसी बीच जांग एक साथ 2 अटैक्स छोड़ देता है, लगभग जीक को पकड़ भी लेता है। सन किस्ट स्ट्राइकर भौं उठाता है, मूव को नया कहकर मान्यता देता है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये सब बहुत आसान है। जारोंग की पावर्ड अप रॉड को जीक एक साफ तगड़े पंच कॉम्बो से रोक देता है। ईमन ये सब देखकर शॉक में है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 प्रो लड़ रहे हों। वो मान नहीं पाती कि ये लड़का हर स्पेशल स्कूल से रिजेक्ट हुआ था। सीरम ऑकवर्ड लाफ देती है। ईमन को उसकी वीकनेस दिख गई और कहती है कि सराम उस हिस्से में उससे कहीं बेटर है। सोम को भी अब शक होता है कि शायद जारोंग में कोई मिसिंग पीस है। तभी जारोंग एक डॉज के बाद पूरी ताकत से स्विंग करता है और जीक को सच में सरप्राइज कर देता है। लेकिन जीक भी 2 पंचेज में उसे आसमान में उड़ा देता है। अब जीक साफ कहता है कि जारोंग की बेसिक ट्रेनिंग बिगड़ी हुई है। स्टैंस, ऑफेंस डिफेंस, बॉडी कंट्रोल सब बेतरतीब। टैलेंट टॉप टियर है, इंस्टिंक्ट इंसेन है, लेकिन फंडामेंटल्स गायब। जाते जाते वो कहता है कि ऐसे लोग टैलेंट के दम पर चलते हैं और फिर मजे मजे में मर जाते हैं। तभी जारोंग फिर उठ खड़ा होता है और सीधा पूछता है, क्या आपको लेजी लोग नापसंद हैं? जीक दंग रह जाता है कि ये लड़का अभी भी खड़ा कैसे है। जारोंग बोल देता है कि आउटकम की परवाह नहीं, उसे बस सेकंड राउंड चाहिए ताकि दिखा सके एफर्ट कैसा होता है। ईमन इंटरकॉम पर कहती है कि टेस्ट पूरा हो चुका है और लड़ने की जरूरत नहीं। सराम भी उसे रोकती है, लेकिन जीक कहता है कुछ भी बदलने वाला नहीं। वो ताना मारता है कि शायद ये ब्रैट सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है। इस बार जारोंग आग बबूला हो जाता है, कहता है कि उसे बस इस पेल जर्क को पीटना है क्योंकि उसके पास कभी कोई टीचर नहीं था। जीरो से खुद सीख कर, खुद प्रैक्टिस करके, खुद अपने तरीके बनाकर वो मॉन्स्टर स्लेइंग तक पहुंचा जिन एडवेंचरर्स को उसने असली समझा था। पिल्गू और वो मैडमैन, वो भी उससे कमजोर निकले। जीक मानता है कि उसने गलत आंका था, लेकिन अब उसकी साइन क्लास ऑरा फट पड़ती है। वो जारोंग को इतनी बुरी तरह हराने को तैयार है कि उसका गुस्सा और हौसला दोनों टूट जाएं। दूसरी तरफ टैलेंट पावर्ड जांग खुद को एक ऐसे मॉन्स्टर में बदलता दिख रहा है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका खून उबल रहा है और वो अपने पिता की परछाई बन जाता है। ईमन और सराम घबरा जाती हैं। चीफ इतना सीरियस क्यों हो गया? तभी सराम देखती है कि जारोंग का स्टांस बदल चुका है। वेट शिफ्ट, ग्रिप, पोस्चर सब किसी और की तरह। एक गहरी सांस लेते ही जारोंग हवा में शूट करता है और सीधा जीक पर टूट पड़ता है। उसकी मूवमेंट इतनी साफ है कि ईमान का मुंह खुला रह जाता है। जीक की नजरें हर शिफ्ट पकड़ती हैं, लेकिन कोई ओपनिंग नहीं मिलती। सीरम मानती है कि मूव्स पहले की तरह रफ हैं, लेकिन उनमें एक भी खाली जगह नहीं। आइमन सोचती है, आखिर किस मॉन्स्टर ने इसे ट्रेन किया? जवाब सिंपल है, बचपन से वो अपने पिता को चुपके चुपके ट्रेनिंग करते देखता था और उनकी हर मूव कॉपी करता था। अब जीक उसे हिट करने की जगह तलाश रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। अब जारोंग एक अनस्टॉपेबल रिदम में है। हर स्विंग, हर डॉज, हर स्ट्राइक उसके सीखने का निचोड़ है। तभी सन किस्ट स्ट्राइकर एक ओपनिंग देखता है और कहता है कि अब उसकी बारी है सॉलिड ब्लो लगाने की। दूसरी तरफ बिग शॉट को भरोसा है कि इस बार जांग डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन जारोंग वहीं खड़ा रहता है, बिना हिले, बिना डरे, तैयार उस एक चीज को दिखाने के लिए जिसका जीक इंतजार कर रहा था। बैटल अपने पीक पर पहुंच चुका था और लड़कियां लिटरल शॉक में थीं। उनकी जॉज जमीन पर जा चुकी थीं। स्मोक हटते ही फाइनल स्ट्राइक के बाद जीक शांत आवाज
आवाज में कहता है कि अगर जारोंग उस अनफिटिंग स्टाफ स्किल पर डिपेंड न करता तो शायद वो आगे चलकर जीत भी सकता था। फिर वो पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल प्राइड मूव था। ग्राउंड पर पड़े जारोंग ने सांस संभाली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। वो मानता है कि उसके पास मूव्स ही खत्म हो गए थे, जितना सीखा था सब इस्तेमाल कर चुका था, और फिर भी उसे ये हार उतनी बुरी नहीं लगी। दिल के अंदर वो जानता है कि ज़ीक एस्करम कौन है, शार्प टंग्ड लेजेंड, टॉप रैंक्ड एडवेंचरर्स में से एक। सारम दौड़कर आती है उसे रोकने, लेकिन ज़ीक उसे वहीं रुकने को कह देता है। किसी ने कभी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस सन किस्ड जर्क की ओवरवेलमिंग स्किल्स ही सबको खामोश करा देती थीं। बस एक हाथ से ज़ीक ने जाओंग को हील कर दिया और आराम से कहा कि वो ठीक हो जाएगा। फिर वो सराम से जारंग का नाम कंफर्म करता है। हैरान होकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी खास इंसान का बेटा यहाँ मिलेगा। असल में ज़ीक पूरे देश में व्हाइट क्लास के टॉप 10 रैंकर्स में से एक है और कोरिया का ग्रेटेस्ट हीलर भी। शाम को ज़ीक एस्करम किसी से मिलने कैजुअल वॉक करता हुआ पहुंचता है। वहां पहुंचते ही एक मसल मैन टोक देता है कि ज़ीक को कम से कम एक टेक्स्ट भेजना चाहिए था अगर लेट होना था। वो कंप्लेन करता है कि थोड़ी देर कॉफी लेकर वेट कर लेता, अब दोनों ब्रीफिंग के लिए लेट होने वाले थे। ज़ीक सिंपल अपॉलॉजी दे देता है कि अर्जेंट काम था। फिर मसल मैन उसका स्पार वाली बात छेड़ता है। तभी वो ज़ीक के चीक पर छोटा सा कट देखता है और शौक में उसकी ओर इशारा करता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई स्कूल ज्वाइनिंग 16 ईयर ओल्ड ऐसा कर गया। ज़ीक बताता है कि लड़का एक्चुअली 17 का है और वॉरियर हाई का टारगेट कर रहा है। नर्डी गाय बताता है कि पिछले 3 सालों में कोई स्टूडेंट वॉरियर हाई की क्राइटेरिया पास ही नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि इस किड के चांसेस हैं। अगर उसने ज़ीक की चीख काट दी बिना प्रॉपर आईडी के तो चीजें सीरियस हैं। यंगर जनरेशन डरावनी स्पीड से ग्रो कर रही है। ज़ीक उसे एल्व्स से कंपेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन मजाक में कहता है कि शायद वो लड़का ज्यादा अलग नहीं है। नर्ड तुरंत डिनाई करता है। यही कांग गयानो है, साउथ कोरिया का 19th रैंकर ब्लैक क्लास में और अटैक स्क्वाड निक्स का लीडर। वो प्राउडली बताता है कि वो 21 का है और वॉरियर हाई से 8 साल 7 महीने पहले ग्रेजुएट हुआ है, और हाँ, उसकी नई कार 3.5 बिलियन की है। उधर जाओंग जागता है तो पाता है कि सारी इंजरीज गायब हैं। तभी सारम 2 कप्स लेकर आती है। राहत की सांस लेते हुए पूछती है कि क्या उसने सच में सोचा था कि वो ज़ीक को हरा सकता है। जाओंग मानता है कि ज़ीक ने उसे इरिटेट कर दिया था और उसी ने फाइट शुरू की। सारम एक्सप्लेन करती है कि उसका अंकल ऐसे बेवजह फाइट्स नहीं करता। जाओंग ये सुनकर चौंक जाता है कि ज़ीक उसका मैटरनल अंकल है। कप पकड़ते हुए वो नोटिस करता है कि अंकल और नीस का बॉन्ड काफी साफ दिख रहा था। उसे लगा कि ज़ीक को शक हुआ कि कोई शेडी लड़का उसकी नीस के साथ है, इसलिए उसने टेस्ट लेने की सोची। तभी ईमन आती है और पूछती है कि कहीं चोट तो नहीं। वो कैजुअली बताती है कि उनके चीफ कोरिया के ग्रेटेस्ट हीलर हैं, इसलिए ऑब्वियसली सारी इंजरीज गायब हैं। ये सुनकर जारोंग स्तब्ध रह जाता है। इतनी भारी पावर और फिर भी हीलर। उसके बाद आयमन रिजल्ट्स बताती है। स्ट्रेंथ बी, इंटेलिजेंस सी, स्टैमिना ए, मैजिक डी, एजिलिटी ए, पेशेंस बी। सराम एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जारोंग अनश्योर है। ईमन बताती है कि फर्स्ट क्लास एडवेंचरर बनने के लिए कम से कम बी स्टैट चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टैट्स काफी नहीं, बैलेंस जरूरी है। हाई एजिलिटी का कोई फायदा नहीं अगर स्टैमिना न हो। हाई स्ट्रेंथ भी बेकार है अगर एजिलिटी लो हो। सी रैंक तो आम लोग भी पा लेते हैं, लेकिन तीनों की स्टैट्स का सिनर्जी रेयर है। वो बताती है कि जिनके स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी तीनों सी रैंक होते हैं वो 1 in 10,000 कम्बैटेंट मटेरियल होते हैं, और जिनके ये तीनों बी हों वो लगभग बेस्ट 5,000 एडवेंचरर्स में आते हैं। अब सराम शॉक्ड है, क्योंकि इस लड़के के पास इन तीनों में ए रैंक है, सिर्फ स्ट्रेंथ बी है, मीनिंग वो रॉ स्टैट्स में इंसेन है और फुल्ली बैलेंस्ड भी। फर्स्ट ईयर्स के डंजन रेड मॉन्स्टर्स से उसकी तुलना होने लगी है, फिर भी ये लड़का और अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। ईमन हंसकर बताती है कि डायरेक्टर ज़ीक के किसी भी स्टैट में ए नहीं है। ये सुनकर जारोंग ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। स्टैट्स सिर्फ इनेट टैलेंट बताते हैं, असली फर्क ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से आता है। ईमन प्लेफुल विंक के साथ कहती है कि कई एडवेंचरर्स ने गैप सिर्फ शेयर डिटर्मिनेशन से बंद किया है, और सारम एम्बैरेसमेंट में ब्लश कर देती है। जारोंग कहता है कि उसे ये चीजें अभी पूरी समझ नहीं आती, लेकिन एक इंसान है जिसे वो एडमायर करता है और जिसकी स्ट्रेंथ तक पहुंचना उसका गोल है। सीरम चीज रैप करने लगती है और तभी ईमान पूछती है कि क्या वो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखना चाहेंगे। सरम तुरंत मना करती है, अंकल को नाराज नहीं करना चाहती। तभी वाइमन कैजुअली रिवील करती है कि ज़ीक पहले ही परमिशन दे चुका है और वो लोग जारोंग के लिए फ्री में कस्टम वेपन भी बनाने वाले हैं। हाई क्वालिटी इक्विपमेंट हर एडवेंचरर का सपना होता है, क्योंकि स्किल ग्रो होने के साथ गियर भी ग्रो होना चाहिए ताकि असली पावर निकल सके। जारोंग ये सब समझ चुका था, इसलिए जब तक उसकी जेब पर बोझ न पड़े वह शुक्रगुजार रहने को तैयार था। लेकिन फिर भी वह पूछ बैठा कि क्या सच में अभी लेना इतना जरूरी है। सेरम उसे संदेह भरी नजरों से घूरता है, मानो उसकी बेवकूफी से परेशान हो, और कड़क आवाज में कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है।
दिलाता है कि वॉरियर हाई आखिरकार एक स्कूल है और स्कूल बेसिक यूजेबल इक्विपमेंट तो देता ही है। ये सुनकर ईमन और सारम दोनों के जबड़े नीचे गिर जाते हैं। सैम माथे का पसीना पोंछते हुए मान लेती है कि उसकी गलती थी, जो उसने पहले ये बात समझाई नहीं। फिर वह इशारा करती है कि ये लड़का असल में वॉरियर हाई में ज्वाइन करने की सोच रहा है। वह बताती है कि जिस क्राइटेरिया की बात वो कर रहा है वो सामान्य एडवेंचरर इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच फेयरनेस बनाए रखने के लिए हर एकेडमी के अपने रूल्स होते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट अलाउड है। ये सुनकर जारोंग दंग रह जाता है और पूछता है कि फिर वॉरियर हाई को और ज्यादा फंड्स क्यों नहीं मिल जाते। ईमन बताती है कि ये स्कूल बिल्कुल अलग आइडियल्स पर बना है, फंडिंग की कमी वहाँ मुद्दा ही नहीं। युंग योमिन, जो खुद वॉरियर हाई की ग्रेजुएट है, समझाती है कि टैलेंट और एबिलिटी जमीन आसमान का फर्क रखते हैं और अच्छा इक्विपमेंट पाना भी एक एबिलिटी माना जाता है। इसी वजह से हर स्टूडेंट को अपना खुद का इक्विपमेंट लाना पड़ता है। काबिलियत की बात अपनी जगह, जारोंग फिर भी तर्क देता है कि सुनने में तो लगता है जैसे ये सिस्टम अमीरों के लिए और भी फायदेमंद है, मानो रिच होना भी किसी स्किल सेट का हिस्सा हो। ईमन इससे सहमत होती है, लेकिन बताती है कि फिर भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा इक्विपमेंट पाना इतना मुश्किल नहीं होता, चाहे उनके पास पैसे न हो। वॉरियर हाई में एक्सेप्ट होना ही साबित कर देता है कि इंसान एक फर्स्ट क्लास एडवेंचरर है, यानी फ्यूचर स्टार मटेरियल, और ऐसे लोगों पर कंपनियां पैसा फेंकने को तैयार रहती हैं। मॉडलिंग ऑफर्स, फ्यूचर अर्निंग्स का परसेंटेज, स्पॉन्सरशिप डील्स सब अपने आप आ जाते हैं। इसी बहस के बीच ईमन शान से बताती है कि उसे जिन्स ग्रुप की स्कॉलरशिप मिली है और रिटायरमेंट तक गारंटीड रिसर्च जॉब भी। जारोंग ताली बजाकर उसे बधाई देता है, जिसे सीरम थोड़ा अजीब समझता है। ईमन उसे भरोसा दिलाती है कि उसे भी अपने हमउम्र स्टूडेंट्स में खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उसका ट्रांसफर एग्जाम पास होना जरूरी है, जो नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम से कहीं ज्यादा कठिन होता है। इसलिए उसे अपना नया इक्विपमेंट जितनी जल्दी हो सके लेना होगा। यही वजह है कि चीफ जीक ने उसे पहले ही परमिशन दे दी। सारी बातें समझाकर ईमन मुस्कुराते हुए अंडरग्राउंड रिफाइनरी चलने का सुझाव देती है और कहती है कि उसे उम्मीद है जारोंग ये टेस्ट पास करेगा। जारोंग बड़बड़ाता है कि ये सब गड़बड़ हो जाता अगर आखिर में मदद न मिली होती। सारम के चेहरे से साफ लगता है कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसके अंकल अंत में मदद करेंगे। अब जारोंग को ट्रांसफर टेस्ट एक बड़ी बात लगने लगी थी, सच में भारी तैयारी वाली बात। सारम बताती है कि ये इतना गंभीर है कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर उसे सपोर्ट करने वाली थी। जारोंग हैरान रह जाता है, जैसे किसी लड़की ने उसे लव कन्फेशन दे दिया हो, जिससे सारम और चिढ़ जाती है। एलिवेटर में चढ़ते ही वह बताती है कि इक्विपमेंट बनाने वाले का कैलिबर पैसे से भी ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि जिनसोंग ग्रुप का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक माना जाता है। फौज पहुंचने पर पता चलता है कि यह जगह असल में पुराना बॉइलिंग एबिस डंजन है, जिसे अब अंडरग्राउंड ब्लैकस्मिथ फैसिलिटी में बदला गया है। जारोंग जगह देखकर हैरान रह जाता है और सारम जोड़ती है कि ये कोई दुकान नहीं जहां ऑर्डर देकर सामान ले लिया जाए। तभी एक विशाल छाया उनके ऊपर गिरती है। जारोंग चौंक जाता है। एक वन आइड फिगर लैब कोट में गुस्से से भड़का हुआ, क्योंकि जीक ने वीकेंड नैप से उसे उठाया और खुद आया भी नहीं। जाओंग बिना कुछ सोचे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन सराम तुरंत उसके सामने आ जाती है और बताती है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टीम लीडर है। वन आइड टाइटन उसे ट्विंकी कहकर झिड़कता है और घोषणा करता है कि वो सिर्फ लीडर नहीं, मानवों की नजर में मॉन्स्टर है। थंडर हैमर आर्गस एल्डर टाइटन्स की स्पीसीज से आता है और कोरिया में स्पेशल नेचुरलाइजेशन एलिजिबिलिटी रखता है। वह भारी शरीर लेकर बैठ जाता है और पूछता है कि जीक किस ब्रैट का जिक्र कर रहा था। सराम घबरा जाती है और बताती है कि ऊपर से भेजे गए डेटा और बैटल फुटेज में सारी डिटेल है। आर्गस सबको ह्यूमन नॉनसेंस कहकर अनसुना कर देता है। वो कहता है उन फाइलों को देखना तो उसके लैकी का काम है, लेकिन वो सब छुट्टी पर हैं। फिर भी चूंकि ये जीक की खास रिक्वेस्ट है, वो मान जाता है। अचानक आर्गस की नजर जारोंग के वेपन पर जाती है और वो उसे चैलेंज करता है कि चाहे तो उसे हंट करके दिखाए। साराम घबरा जाती है, लेकिन जारोंग शांत होकर सोचने लगता है। टाइटन समझाता है कि उनके स्पीसीज में ये सामान्य है। किसी के लिए वेपन बनाने से पहले अपनी ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स को योग्य हाथ में देना जरूरी होता है। आर्गस ने ये भी नोटिस किया कि सेंसिंग होते ही जारोंग की अब्रप्ट डॉज बिल्कुल परफेक्ट थी और उसकी आंखें हंटिंग इंस्टिंक्ट से तेज थीं। इसीलिए वह जाओंग को कहता है कि उसे पीट कर दिखाओ। जाओंग तुरंत हामी भर देता है। अगले ही पल वह आर्गस की तरफ फुल स्पीड चार्ज करता है। मॉन्स्टर चकित रह जाता है, लेकिन उसी स्प्लिट सेकंड में सारा उछलकर पहुंचती है और अपना मेटल रॉड ठीक जारोंग की ठुड्डी के नीचे लगा देती है ताकि वह रुक जाए। आर्गस स्तब्ध रह जाता है और पूछता है कि ये वेपन आखिर आया कहां से। वेपन की नोक टाइटन की चिन पर टिकाए खड़ा जारोंग खुद भी उलझन में था। उसे पूरा विश्वास था कि उसने अपनी सबसे तेज स्ट्राइक उतारी है। उसे पता था कि कई मॉन्स्टर्स एक ही हिट में नहीं गिरते, पर यह तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जीवित प्राणी को नहीं, बल्कि किसी चलती फिरती दीवार को मार रहा हो।
हो। इस एबिस जैसे दैत्य के सामने वह मन ही मन सोचता है, ये आखिर है कौन। उधर सारम के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि जारोंग से जरा सी भी गलती आर्गस को नाराज कर सकती थी। इसके अलावा एक और वजह थी, दुनिया में सभी मॉन्स्टर्स को डेंजर स्टार से रैंक किया जाता था। 1 स्टार मैंटिस फ्लाई को एक सामान्य इंसान वेपन लेकर मार सकता था। 2 स्टार क्लस्टर रैप्टर को ट्रेन्ड सोल्जर्स संभाल लेते थे। 3 स्टार जुवेनाइल टाइटन एप को आर्मर्ड यूनिट्स टेक डाउन कर सकते थे, लेकिन 4 स्टार डेमोकस मैस कैजुअलिटीज का कारण बनते थे और उन पर आर्टिलरी स्ट्राइक्स तक करनी पड़ती थी। सेना 4 स्टार्स तक झेल सकती थी, उसके आगे की कोई चीज मॉडर्न मिलिट्री के बस की बात नहीं थी। 4 स्टार्स से ऊपर के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए इतनी भारी फायर पावर चाहिए होती थी कि पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाता था। इसलिए सिविलियन नुकसान कम करने के लिए विशेष अटैक स्क्वाड्स यानी एडवेंचरर्स भेजे जाते थे। और आर्गस, वह 7 स्टार खतरा था, ऐसा जीव जिसे कोई मॉडर्न आर्मी छू भी नहीं सकती। अब वही टाइटन जारोंग से पूछ रहा था कि उसका वेपन आया कहां से। सारम की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन जाओंग उल्टा आर्गस को चिढ़ा देता है। कहता है शायद उसे इतनी जोर से लगा कि अब वो वेपन की ओरिजिनलिटी पर शक कर रहा है। आर्गस चेतावनी देता है कि सोच समझकर जवाब दे, क्योंकि वेपन उसी ने बनाया है और वह जानना चाहता है कि वह उस व्यक्ति के हाथ में क्यों नहीं है जिसके लिए वह फॉर्ज्ड हुआ था। ऐसी जानकारी तो एसोसिएशन डेटाबेस में उसी वक्त दर्ज हो जानी चाहिए थी। ओनर कौन है, वेपन कहाँ रखा गया है, सब कुछ। कोई स्मगलर इतना आसानी से ऐसा वेपन हासिल नहीं कर सकता। सीरम को शक होने लगता है कि कहीं जारोंग ने ये किसी से चुराया तो नहीं। तभी जांग आर्गस की बात बीच में ही काट देता है और कहता है कि ये उसके बस की बात नहीं। सरम की रूह कांप जाती है, उसे लगता है ये लड़का सचमुच पागल है। आर्गस यह सोचते हुए झुकता है और जमीन से कुछ उठाने की मुद्रा में आता है और जारोंग के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, इंस्टेंट डेथ। उसका आना बस नामुमकिन ही नहीं, अवरोध भी असंभव था। नीडल अटैक भी काम नहीं करता। आर्गस एक दीवार था जिसे भेदना नामुमकिन। अगर जाओंग खुद को स्वेल करे तो बेकार है, अब्सॉर्ब करे तो मर जाएगा। बचा था सिर्फ एक आखिरी तरीका, अपने पिता यांग से चुराया गया फाइनल टेक्निक। जारोंग जानता था कि फोर्स का कानून ठंडा और बेरहम है। 2 ताकतें टकराएं तो जीत उसी की होती है जो ज्यादा भारी हो। लेकिन असली सवाल, अगर इम्पैक्ट सीधा न हो तो, एंगल सही पकड़ ले, पोजीशन सही हो, तभी फोर्स रीडायरेक्ट हो सकती है। यही जारोंग का फाइनल वेपन था और चमत्कार की तरह यह नोमैड आर्गस के अटैक को पैरी कर देता है। इतना काफी था कि रिच गर्ल की आंखें फटी रह जाएं। 7 स्टार मॉन्स्टर की स्ट्राइक पैरी करना मजाक नहीं। ऊपर से जारोंग तुरंत जायंट की एकमात्र असली कमजोरी पहचान लेता है, उसकी आय। नीडल से उसे खत्म करने ही वाला होता है कि आर्गस बिजली की तरह उसे पकड़ लेता है। तभी सीरम कूदकर कहती है, लीडर आर्गस। बस वह समझती है कि उसे शक क्यों हुआ, पर फिर भी वह एक ह्यूमन पर पूरा सच जाने बिना अटैक नहीं कर सकता। स्पेशल नेचुरलाइज्ड स्पीसीज ह्यूमंस को तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक उनकी जान को असली खतरा न हो। अगर वे ये नियम तोड़ दें तो नेचुरलाइज्ड स्टेटस खत्म, सीधे मॉन्स्टर की कैटेगरी में फेंक दिए जाते हैं। ये सुनते ही आर्गस की पकड़ ढीली पड़ती है और जाओंग जमीन पर जा गिरता है। टाइटन अब समझ चुका था कि जारोंग के पास वो वेपन क्यों है और जीक उसे उठाने क्यों आया था। ऐसा लगता है कि वह माफी मांगने वाला है, पर इंस्टेड वह कहता है कि जारोंग उस वेपन का हकदार है और अपनी गलती की भरपाई वह खुद करेगा। फिर अपने चोटिल अंगूठे को देखते हुए कहता है कि 30 साल में पहली बार किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। सारम हैरान थी, पर आर्गस शांत था। यही वजह थी कि वह ह्यूमंस के साथ काम करने लगा। सैम धीरे से पूछती है कि क्या ये उसी गाबुक अटैक स्क्वाड की वजह से था जिसने 30 साल पहले उसे हंट किया था। आर्गस सचमुच चौंक जाता है, कहता है कहानी पूरी गलत है। सच्चाई ये थी कि वे उसे छू भी नहीं पाए, बस एक इंसान को छोड़कर। एक ही ह्यूमन ने उसकी बांह काट दी थी और लगभग उसे मार ही डाला था, पर आखिरी पल में उसकी जान छोड़ दी। जारोंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि आर्गस उसके पिता यांग की बात कर रहा है। एल्डर टाइटंस जायंट्स की सबसे शक्तिशाली रेस माने जाते हैं। असीम लाइफ स्पैन, धरती पर केवल 10 मौजूद और क्राफ्टिंग में अनमैच्ड। वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स बनाने की कला उनमें जन्मजात होती है। एल्डर टाइटंस के अलावा सिर्फ ड्वार्व्स ही ऐसी क्षमता रखते हैं, लेकिन ड्वार्व्स ने इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करना सीख लिया। एल्डर टाइटंस ने नहीं, वे ह्यूमंस को तुच्छ समझते थे। फिर 30 साल पहले गाबुक अटैक स्क्वाड ने आर्गस सब्जुगेशन शुरू किया और हालात बिगड़ गए जब कोलोसस बी, आर्गस का 4 स्टार ऑटोमेटेड डॉल, अटैक करने लगा। ओसुंगा ने बताया कि हेडक्वार्टर्स से कम्युनिकेशन कट चुका है। किम योंग मो बोला कि सभी लाइंस डाउन हैं, शायद सिग्नल इंटरफेरेंस के कारण। टीम लीडर पार्क जोंगमन चीखा कि कुछ विशाल आ रहा है।
अगले ही पल कोलोसस बी अपनी मुट्ठी जमीन पर मारता है। पूरा डंजन भूकंप की तरह हिल जाता है। सुनुंगा पीछे से नेक पर वार करती है, लेकिन डॉल पर खरोंच तक नहीं पड़ती। इतना देखकर वह दहशत में जम जाती है। डॉल ग्लोइंग आईज के साथ उसकी ओर मुड़ता है और उसे एक मक्खी की तरह उड़ा देता है। यंग मो डर के मारे कांप उठता है। ये सब प्लान के खिलाफ था। गबुक अटैक स्क्वाड टॉप टियर डंजन सब्जुगेशन टीम थी, पर बॉइलिंग अबिस, जिसे एल्डर टाइटन आर्गस रूल करता है, यह जगह बिल्कुल अलग थी। सुनुंगा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है, और ये सिर्फ एक डॉल था। कुल 7 कोलोसस बी यूनिट्स मौजूद थे। ये करके निपटाते या बचते, दूसरी डॉल अचानक सामने आ जाती। यंग मो समझने लगा था कि अगर मेन टीम ऐसी हालत में है तो बैकअप टीमों का कोई सवाल ही नहीं। तभी एक रहस्यमय आदमी यंग मो से कहता है कि भागो, आज बचकर निकल जाना ही चमत्कार है। तभी एक और डॉल उस आदमी पर टूट पड़ता है, पर वह पोटेंशियल ट्रिगर नाम की स्किल से उसका वार रोक लेता है। यह स्किल यूजर की बची ऊर्जा को जलाकर उसे मैक्स शक्ति देती है, पर इफेक्ट खत्म होते ही यूजर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। अगला वार आने पर वह शील्ड स्लैम लगाकर डॉल की स्ट्राइक ब्लॉक कर देता है। यंग मो घबराकर चिल्लाता है कि अगर लीडर पोटेंशियल ट्रिगर अभी इस्तेमाल करेगा तो उनकी मौत तय है, पर लीडर शांत रहता है। कहता है कि सब तो बच नहीं पाएंगे, पर वो इतना समय जरूर खरीद सकता है कि बाकी भाग सकें। मुस्कुराते हुए वह यंग मो से कहता है कि उसके पास बचने की उम्मीद है। तभी एक विशाल छाया उनके ऊपर आ गिरती है। दिल की धड़कन रुक जाए ऐसी भारी मौजूदगी। आर्गस सामने आता है, चिढ़ा हुआ कि उसके डॉल्स अब तक इन घुसपैठियों को नहीं मिटा पाए। दोनों जानते थे मौत सामने खड़ी है। लीडर आखिरी बार यंग मो को भागने का आदेश देता है। लीडर सोचता है कि सीधा चार्ज मारकर शायद थोड़ी और देर मिल जाए। उधर आर्गस आग की तलवार लिए खड़ा था, जैसे कीड़ों का सफाया करने आया हो। एक ही स्लैश में वह लीडर को राख बना देता है और उन्हें दयनीय पेस्ट्स कहता है। वह उनके इक्विपमेंट को कचरा कहकर हंसता है। ऐसे कमजोर शरीरों में तो बिल्कुल बेकार। उसे यकीन था कि यह दुनिया खत्म होने के लिए बनी है। तभी वह शॉक्ड रह जाता है। यंग मो जैसे स्कैर्डी कैट का लड़का सामने खड़ा था, वेपन उसकी ओर ताने हुए। आर्गस उसकी लॉयल्टी देखकर हंसता है, कहता है कि यह प्यारा है मगर बेमायने। कोलोसस बी यूनिट्स पास आने लगते हैं और यंग मो समझ नहीं पाता कि वो उन्हीं डॉल्स को कैसे रोके जिनसे लीडर भी हार गया। तभी केओस के बीच एक आवाज गूंजती है, मैंने बोला था ना कि ये पैलेस सेफ नहीं। एक कूल मसल हेड उसके पास उतरता है और कहता है कि इंटेल इकट्ठा कर लें तो शायद हालात पलटे जा सकते हैं। डंजन पहले क्लियर करने की होड़ का कोई फायदा नहीं। यंग मो रोते हुए पूछ डालता है, तुम हो कौन? मसल बंदा मुस्कुराकर बताता है कि उसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था और एसोसिएशन ने रेस्क्यू टीम भेजी है।